ध्यान दीजिए, हम लोग पिछले क्लास में देखे कि 1453 के बाद एक नई सिलसिला शुरू हुई और वह सिलसिला क्या था? भारत का समुद्री मार्ग से खोज करना। और हम लोगों ने देखा कि 1498 आते आते पुर्तगाल पहला देश रहा जिसके मेन व्यक्ति कौन रहे? वास्को डी गामा, जो केरल के कालिकट घाट पर पहुंचा और यहीं से यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार शुरू कर ली। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत आने वाले पहला यूरोपीय देश कौन थे? पुर्तगाल है। और चूंकि आपको बताया था कि इंडिया भी दो हो चुका था, एक वेस्ट इंडिया और एक ईस्ट इंडिया, तो ये जितने भी कंपनी आएंगे वो ईस्ट इंडिया के नाम से आएंगे। इसलिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 वास्को डी गामा के आने के साथ ही मान लिया जाता है कि यहीं से बिजनेस शुरू हो चुका है। 100 साल तक अकेले लगभग बिजनेस किया, तब आपको अंग्रेज भी एक्टिव हुए, चूंकि पड़ोसी देश थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600। इसका कई बार डेट इसलिए पूछता है कारण एक दिन के कारण ही 1601 हो जाता। सोचो 31 दिसंबर 1600, अगर केवल एक दिन विलंब होता तो 1 जनवरी 1601 हो जाता। अब डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसी प्रकार 1602 है, डेनिश ईस्ट इंडिया 1616 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया 1664 है, और जो है ऑस्टेंड का मतलब क्या है? ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी 1715 है, स्वीडन जो है वो 1731 है। तो पहला तो ये आपको डेट दिमाग में बैठना चाहिए। अब दो मामला यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल, भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय कंपनी कौन है? तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बना है 1600 लेकिन ये बना के सुस्ता गया। 1608 और 1616 तक इसको परमिशन तक नहीं मिला। इनका कैप्टन हॉकिंस और सर कामस रो यहां तक बेचारा परेशानी हो रहा, और इसीलिए डच बनाया भी जल्दी, आ भी जल्दी गया। तो आपको दो क्वेश्चन आता है, भारत में व्यापार करने के लिए दूसरी किस कंपनी की स्थापना हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने वाला में दूसरा कौन था? तो डच। डच का मतलब हॉलैंड का निवासी, नीदरलैंड का निवासी। तो आपको पहला दिमाग में आ जाना चाहिए, डेट एक बार फिर से बोले, दिमाग में बैठ जाए। 1498 पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1715 ऑस्टेंड का मतलब ऑस्ट्रिया ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्वीडिश का मतलब स्वीडन 1731। तो नीचे हम लोग नोट भी करते चलेंगे, तो हल्का हल्का लिखते चलेंगे, नीचे डैश लिख दीजिए। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल, पहला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल, और दूसरा डच था, चलिए नीचे सबका डेट लिख दीजिए, नीचे लिख दो पुर्तगाल डच के 1498, पुर्तगाल 1498, नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600, इसका केवल 31 दिसंबर इंपॉर्टेंट है एक दिन के कारण, बाकी का आगे वाला डेट जरूरी नहीं है। नीचे डच ब्रैकेट में हॉलैंड 1602, डच ब्रैकेट में हॉलैंड ऑब्लिक देखिए नीदरलैंड, हॉलैंड का ही नाम नीदरलैंड हो गया 1602। नीचे लिख दीजिए डेनिश ब्रैकेट में डेनमार्क, 1616। नीचे फ्रेंच ब्रैकेट में फ्रांस 1664। नीचे लिखते हैं ऑस्टेंड ब्रैकेट में ऑस्ट्रिया, 1715। नीचे लिखें स्वीडिश ब्रैकेट में स्वीडन, डैश देखिए 1731। एक बार बढ़िया से लास्ट बार सुन लिया जाए, डेट हम चाहते हैं सभी बच्चे देखो सुनते सुनते धीरे धीरे याद हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल 1498, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ऑस्टेंड ईस्ट इंडिया कंपनी 1715, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। अब सुन लीजिए, हम लोग को ऑस्ट्रिया और स्वीडन कोई नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाया। दूसरा नंबर हम लोग को ध्यान रखना है कि इतने सभी के बारे में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगाल। हम लोग यहीं से शुरू करें, फिर बताओ पुर्तगाल के बाद दूसरा कौन है? डच, दूसरा है। तीसरा कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अंग्रेज को हम लोग थोड़ा लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार एक टॉपिक देखेंगे, उसी के साथ आपको पढ़ाएंगे भारत में मराठा सिख, क्योंकि उनकी लड़ाई उनके साथ हो, तो वहां पे आपका काफी डिटेल करेंगे अंग्रेज का। इसी के सेक्टर में आपको मराठा पढ़ाएंगे, सिख पढ़ाएंगे, और पूरा उनके साथ संघर्ष चलेगा, तो ये पूरा बहुत डिटेल चलेगा आपका। तो आज के क्लास में हम लोग पुर्तगाल, डच, फ्रेंच इसको कंप्लीट करें, तो डेनिश भी कर लेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले दिन अंग्रेज, मराठा, सिख और कैसे विस्तार हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, और तब 1857 का विद्रोह हो जाएगा। तो इसलिए अगला क्लास आपका यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं कहां से? पुर्तगाल से। ध्यान दीजिए, अब एक एक बात सुनना है कि बिल्कुल याद होते जाए। पुर्तगाल का जो है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो साम्राज्य है इसको एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते हैं। कई बार आपको नाम उल्टा दे देगा, एस्तादो द इंडिया की स्थापना कब हुई? तो एस्तादो द इंडिया एक पुर्तगाली साम्राज्य का नाम है, हर साम्राज्य का अपना अपना नाम होगा। इस पुर्तगाल ईस्ट इंडिया में पहला पुर्तगाली नाविक कौन था जो भारत आया? जल्दी बोलिए। वास्को डी गामा। सबसे पहली बार वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में। देखिए 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, यहां से मसाला लेके गया, व्यापार में काफी लाभ हुआ। उसने पुर्तगाल के लोगों को बता दिया कि यह रास्ता एक नक्शा के द्वारा बनाया गया था, और वह नक्शा गुप्त रखा गया था कि दूसरा कोई देश ना देख, क्योंकि रास्ता तुम कहीं खास रास्ता देख लो और वहां खजाना रहे, तो वो एकदम कागज पर बना के रखे रहोगे कि केवल मेरे लिए रहे, बाकी को देख लिया तो खजाना कहीं से दारू भी हो जाएगा। अब इस सब जहाज में अपना सब नक्शा एकदम रिजर्व रखते थे, कभी कभी समुद्री डकैत उनको लूटते थे, तो डकैतों के पास से फिर नक्शा अगला जगह सप्लाई होता था। तो उस क्रम में फिर दूसरे तीसरे देशों के पास गया है। अब पुर्तगाल का दूसरा जो नाविक है 2 साल बाद फिर आए, और इनका नाम है कैब्राल। और इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन है? कैब्राल। देखो जनरली बीपीएससी क्या किया है ना, पहला वाला जमाना खत्म हो गया, दूसरा वाला पे ज्यादा चल रहा है, इसलिए हम दूसरा पर फोकस कर रहे हैं। पिछले बार भी क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रही में जान करके तीसरा पूछ दिया, दूसरों का जमाना लगा दी।
तो सोच सकते हो कि पहले बच्चे विनोबा भावे रटे हुए थे, वो दूसरा भी देखा कि लोग रटता है तो तीसरा में डाल दे। तो आपको जनरली कोशिश करेगा कि जानता है कि वास्को डी गामा सब पढ़ा हुआ हो, तो कहेगा कि बताओ भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली नाविक था, तो आंसर कौन होगा? कैब्राल। फिर इसके बाद ये 2 साल बाद 1502 में वास्को डी गामा फिर आया। देखो वास्को डी गामा दो बार भारत आता है, एक डेट याद रखना एकदम आसान है, 1498 में 2 जोड़ोगे तो 1500 और 2 जोड़ोगे तो 1502। पहली बार कौन आया? वास्को डी गामा। फिर कौन है? कैब्राल। फिर कौन है? वास्को डी गामा। अब 1502 आते आते इन लोग जो देख रहे हो केरल, क्योंकि इनकी मेन बिजनेस ही मसाला था और भारत में मसाला सबसे ज्यादा कहां था? केरल। इसीलिए ये लोग केरल पर ही ज्यादा फोकस कर रहे थे, यहीं पर इस तट से मेन बिजनेस इनका चल रहा था। और इसी कारण जब बिजनेस इनका बहुत बढ़िया चल रहा था तो 1503 ईस्वी में अब हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को भेजे जो वहां व्यापारिक कोठी स्थापित करे। और आपको हमने समझाया था कि यूरोपीय कंपनी के व्यापारिक कोठी के 3 काम थे। पहला, यहां यूरोप से अगर वो कोई सामान ला रहे हैं या भारत का कोई सामान है तो उसका भंडारण करना। इनकी व्यापारिक कोठी का मतलब उत्पादन नहीं है, एक गोदाम है। दूसरा, इस कोठी के सुरक्षा के लिए इनके प्रशासनिक कार्य होते थे। प्रशासनिक का मतलब अब कोठी बनाए हैं तो उसके लिए सुरक्षा में सेना रखेंगे, नहीं रखेंगे तो सब लूट के ले जाएगा। तुम्हारी गांव में बताओ कोई बाहरी विदेशी यात्री अमेरिका का आके बहुत बढ़िया व्यापारिक कोठी रूम बना दे और उसमें सामान रखे, गांव वालों को केवल मालूम चले कि विदेश के सामान है, समझ रात में मुनाक बांध के उसको सब ले जाएगा, ये सब निकालो उसमें विदेशी सामान। ये आजकल है तो उस जमाने में तो और ज्यादा होता था। तो इसी कारण से ये लोग यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बहाल करते और उसी पुलिस से ये अपना प्रशासनिक कार्य करते, और तीसरा इसी से ये व्यापार करते, निकाल निकाल के बेचते। तो आपको देखो 2 बात इंपॉर्टेंट समझना है, कोई भी यूरोपीय कंपनी 2 काम करते थे, एक कोठी बनाना और दूसरा बस्ती बसाना। दोनों में अंतर है। बस्ती का मतलब उनके जो लोग होंगे उनको एक जगह पर रखेंगे कि यहां पर तुम लोग घर बनाओ, यहां पे रखो, ये हमारी बस्ती होगी, जरूरत होगी तो वहां से हम काम करें। तो बस्ती में उनके कई लोग उसी जगह से रहते थे और कोठी में इनके व्यापारिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, भंडार के कार्य, तीनों कार्य होते। क्या उत्पादन के कार्य है? नहीं। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अब पुर्तगाल यहां 2-3 बार जो आ गया तो थोड़ा ही चार्ज है कि नहीं अब यहां बढ़िया काम करेगा। और इसी क्रम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कोचिन में स्थापित किया। यह आपके लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पुर्तगालों का पहला व्यापारिक कोठी कब स्थापित हुआ? 1503। पुर्तगालों की पहली कोठी कहां स्थापित हुई? कोचिन में। सभी यूरोपीय कंपनी की पहली कोठी तुमसे पूछा जाएगा। तो देखो अभी शुरू में पढ़ते पढ़ते आपको मानचित्र पे हल्का हम लेके चलेंगे, धीरे धीरे एक क्लास स्पेशल मानचित्र का 1.5 घंटा रखेंगे। जितने जगह है वो अगर मानचित्र में तुमको याद हो गया, उसमें अंडरलाइन करके लिख दिया तो बस तुम इसमें पहलवान हो। फिर इसके सभी प्रश्न तुमसे बनने लगेंगे। तो पहले ये 4 बात तेजी में, पहली बार कौन आया? दूसरी बार फिर वास्को डी गामा। पहली व्यापारिक कोठी कब है? 1503। कहां स्थापित? कोचिन में। अब जब व्यापारिक कोठी इनका, हाँ ये भी एक क्वेश्चन है, 1503 में व्यापारिक कोठी कौन बनवाया? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क भी इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क अभी ध्यान दीजिए, अल्बुकर्क अभी ऐसा नहीं कि उसका हेड बन के आया, अभी एक सिंपल पद पे आया है और उसी में 1503 में कोचिन स्थापित किया। जब बिजनेस ठीक ठीक चलने लगा तब पुर्तगाल से ही इनका गवर्नर जनरल भेजा गया। गवर्नर माने राज्यपाल जैसे, कि इस पूरे सिस्टम को कौन देखे। तो मेन देखो पुर्तगाल के 3 गवर्नर आपको एकदम क्लियर होना चाहिए और तीनों गवर्नर की बारी आ रही है। पहले हम चाहते हैं इतनी बात लिखना और पहले याद करा देते। देखो लिखाएंगे क्या? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया का साम्राज्य, एस्तादो द इंडिया। पहला पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा और 2 बार आया, 1498 1502। दूसरा पुर्तगाल यात्री कैब्राल। पुर्तगालों की पहली व्यापारिक कोठी 1503 में अल्बुकर्क के द्वारा कोचिन में स्थापित हुआ। खत्म। इतनी बात क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट। नीचे हेडिंग दो, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। आपकी इच्छा है कि मॉडर्न में कुछ लिखाते चले तो हम लोग साथ ही चलेंगे, अच्छी बात है, उसको जस्ट बचाओगे तो एकदम याद होते चला जाएगा। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, नीचे लिख दीजिए साम्राज्य का नाम एस्तादो द इंडिया। साम्राज्य का नाम एस्तादो द इंडिया। साम्राज्य का नाम एस्तादो द इंडिया। नीचे डैश तक लिख दीजिए पहला पुर्तगाल यात्री, पहला पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ब्रैकेट में लिखो 1498 1502। ये 2 बार आया, 1498 1502। नीचे स्टार लगा के डैश करके लिखो। मैं दूसरा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला रेलवे से सीखा क्वेश्चन हो गया। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए दूसरा पुर्तगाल यात्री कैब्राल। दूसरा पुर्तगाल यात्री कैब्राल ब्रैकेट में 1500। डेट नहीं पूछेगा फिर भी लिख ली। नीचे स्टार लगा के डैश करके लिखिए 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में पुर्तगाल का पहला व्यापारिक कोठी, पुर्तगाल का पहला व्यापारिक कोठी कोचिन में, कोचिन अंडरलाइन कर लेना, कोचिन में अल्बुकर्क द्वारा स्थापित हुआ। कोचिन में अल्बुकर्क द्वारा स्थापित हुआ। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के हेडिंग दो, पुर्तगाल के गवर्नर जनरल। पुर्तगाल के गवर्नर जनरल, पुर्तगाल के गवर्नर जनरल। चलिए ध्यान दें सभी लोग, अब खूब बढ़िया से मेरे साथ समझिए। जिन बच्चों का ध्यान आते जाएगा 3 गवर्नर जनरल में इनकी कहानी कंप्लीट हो जाएगी और वही तीनों में इनके जगह को भी आपको ठीक ठाक करना है। यही जो जगह का नाम सुनोगे उसमें मराठा उराठा सब में काम है, क्योंकि उन्हीं जगहों के लिए लड़ाई होती रहेगी। अब पहली बात सुने, अब जब 1503 ईस्वी में अच्छे ढंग से इनकी व्यापारिक कोठी बन गई, अच्छे ढंग से बिजनेस होने लगे, तो अब आवश्यकता हुई कि एक गवर्नर का मतलब पुर्तगाल से हेड बन के जाए, अपने मॉनिटरिंग में यहां बस्ती बसाए, अपने मॉनिटरिंग में व्यापार करे, अपने मॉनिटरिंग में वहां भंडारण करे और प्रशासनिक काम करे। क्या इसमें राजनीतिक काम कुछ करना है? नहीं, राजनीतिक कुछ नहीं करना है। तुम बिजनेस कैसे चलेगा बस इसके लिए प्रशासनिक कार्य करो। अब ध्यान दीजिए, इसी में पहला नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनके पहले गवर्नर हैं जो 1505 में आते। आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगालों के पहले गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यहां हिंद महासागर में अपने व्यापारिक एकाधिकार के लिए नीले जल की नीति अपनाया। आपसे पूछा जाएगा पुर्तगालों के नीले जल की नीति, तो इसका मतलब है कि हिंद महासागर में दूसरा कोई आओगे तो चूंकि सबसे पहले पुर्तगाल आया है तो उनसे कार्टेज लेना पड़ेगा। कार्टेज का मतलब परमिशन, परमिट, कार्टेज मींस परमिट होता है, उनसे परमिट लेना होगा तब जाओ।
देखो कितनी आश्चर्य होगी तुम्हें जानकर के, वो सुनो। देखो भारत में जो राजा थे, सिर्फ एक चोल राजा रहा जिनका 9 सैनिक मजबूत रहा, बाकी कोई राजा स्थलीय सेना पर ध्यान दी। इसी कारण से यहां पर मुगल बादशाह भी रहेंगे तो उनके स्थलीय सेना मजबूत है। इन लोग जो आएगा पुर्तगाल, तो इन लोग तो समझो जहाज से आ ही रहा, तो बड़े बड़े जहाज है, उनकी जहाज यूरोप से आ रही और जहाजों पर ही सेना, तो जल सेना इनका मजबूत था। तो ये क्या किए, हिंद महासागर के पूरे बेल्ट में अपना कब्जा कर और कहे कि कोई भी अगर चाहते हो कि हिंद महासागर से जाए जा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले पुर्तगाल ऑफिस में आओ, एक आवेदन दो सेवा में श्रीमान वाला, हम तुमको परमिशन देंगे जिसको काटेज कहेंगे कि हाँ यहाँ जाने की इजाजत है, तब तुम जाओगे तो रास्ते में तुमको पुर्तगाल जहाज भेंट हो, ये नहीं कैसे निकल जाओगे, तुमको रोकेगा, काटेज देखेगा, है तो जाने देगा, नहीं है तो पूरा लूट लेगा। पुर्तगाल छीन छोड़ और लूट मार में सबसे ऊपर है। समझ लो पुर्तगालों की ड्यूटी ही रही, तुम देखोगे बंगाल की खाड़ी में आएंगे तो इनकी ड्यूटी यही थी कि बिजनेस से क्या कमाओ, घर द्वार छोड़े हैं यूरोप से यहाँ आए हैं, तो जो मिलता है अगर काटे उठे लिया है तो अपना आदमी का तंग नहीं करो, नहीं लिया तो समझो ऐसे उसको लूट लो, लूटोगे तो वैसे भी जाएगा, किसी को कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा तो कहेगा उससे परमिशन क्यों नहीं लिया। तो पुर्तगाल देखो इस तरह की एक नीति अपनाया कि हिंद महासागर में दूसरा कोई नहीं रहे। तुमको गहरा आश्चर्य लगेगा, मुगल बादशाह भी जब जीतेगा इसको तो वो भी परमिशन ले कि हमको काटेज चाहिए, और काटेज के बदले में पैसा लेता था। हाँ ये अलग बात है कि मुगल बादशाह को कहता था कि आप खाली लिख के दीजिए, पैसा नहीं लगेगा, अरे आप भी तो वैसा ही है, फिर लेकिन लीजिए, परमिशन लेना है, पैसा नहीं लेंगे, वो अलग बात। अब सोच लीजिए कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्होंने जो नीति अपनाया उसका नाम क्या था, नीले जल की नीति। तो नीले जल की नीति और काटेज पत्ती क्या है, क्लियर है। काटेज में क्या होता था, परमिट बनते थे कि स्टेट को जाएंगे, स्टेट को आएंगे, तो आने जाने का परमिट कौन बनाते थे, पुर्तगाल, और कौन दिया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसका सेंटर कहां रहा, कोचिन। अब देखो धीरे धीरे ये तो बैठ गए, बैठने के बाद ना पसरना शुरू करता है। अब इनका ध्यान आ रहा है कि थोड़ा ही ऊपर गोवा है, अगर हम लोग गोवा पर भी ध्यान दे दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन गोवा के लिए लड़ना पड़ेगा, गोवा किसी के अधिकार में हो। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उतना ज्यादा टेंशन नहीं लिया। इसी के बाद अल्बुकर्क को फिर से भेजा गया गवर्नर बना के, इसके पहले सीधा बिना गवर्नर के। अब अल्बुकर्क चूंकि भारत से पहले से परिचित, तो अल्बुकर्क जब दूसरी बार गवर्नर बन के आता है तो इसको भारत में पुर्तगाल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये समझो ओरिजिनल सेटअप कर दिया, कारण इसने पुर्तगालियों को कहा कि यहाँ वैवाहिक संबंध करो, तुम चाहते हो कि इंडिया में पिटाई नहीं, तो जितने पुर्तगाली लोग हो वो लोग भारतीय महिला से विवाह करो, तुम्हारा ससुराल यहाँ हो जाएगा तो भारतीय कुछ करे चाहे नहीं, ससुराल में खातिरदारी तुम्हारी अच्छी करे, कभी कोई आफत संकट आएगा पूरा गांव तुम्हारे लिए उठ के खड़ा हो जाएगा, तब ये तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात। और हम लोग यहाँ प्रदेश में आए कैसे स्टेबल होंगे ये सोचना। तो देखिए पहला आए तो नीले जल की नीति अपना, अब दूसरा आए हैं तो वो अलग डिजाइन कर रहे हैं, वैवाहिक नीति। पूछेगा कि पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह के लिए प्रोत्साहित कौन किया, अल्बुकर्क। प्रोत्साहित करने वाले कौन है, अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, इससे लड़के गोवा भी छीन ली। तो देखिए अभी गोवा, आपसे पूछेगा गोवा जीतने वाले कौन है, अल्बुकर्क हैं, और इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, किस लिए, बस्ती बसाने के लिए, कि पुर्तगाल के कोई आदमी आओ तो गोवा में रहो। इसलिए आज भी तुम पुर्तगाल अगर गोवा जाओगे तो पुर्तगाली डिजाइन तुमको अभी भी दिखाई दे, और वहां पुर्तगाली लोग ही रहेगी, गोवा उनकी बस्ती बन गई 1511 में। और सोचो अल्बुकर्क का कमाल, मलक्का के क्षेत्र को भी जीता, ये पहली बार इधर इधर के साथ जहाज खोला, और यहाँ इंडोनेशिया के पास मलक्का भी जीता कि मसाला उधर से भी आए। अब सोचिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 क्षेत्र, धीरे धीरे सभी क्षेत्र आपको याद करवाएंगे। और इसीलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, और इसने प्रोत्साहित किस चीज को किया, पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। एक बार सब सुनोगे फिर धीरे धीरे तुमको पूरी लाइन एक बार और करें। तो पहला नंबर बोलो कौन थे, पहला कौन है, दूसरा कौन हो गया, अल्बुकर्क। अब फिर तीनों एक साथ हम लोग चलेंगे। तो पहला सभी बच्चे को याद हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा नंबर अल्बुकर्क, तीसरा कौन है, निन्नो डी कुन्हा। और निन्नो डी कुन्हा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निन्नो डी कुन्हा क्या किया, पहला नंबर तुम देख लिया कि इनकी व्यापारिक कोठी कहां है, कोचिन। यहाँ गोवा पर अधिकार कौन किए, कौन किया, अल्बुकर्क। अब देखिए इनका जो स्टेप है, ये कहे कि कोचिन बिजनेस के लिए ठीक है, लेकिन हेड सेंटर हम अगर गोवा बना देंगे तो इससे ऊपर चढ़ने में भी मदद होगा, इतना ही छोड़ देते अच्छा नहीं। अब इनका लोभ आ रहा है कि गुजरात का अगर कुछ क्षेत्र आ जाए तो और बढ़ी, और इसीलिए कहे कि तब होगा जब इनका मुख्यालय यहां होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुजरात विजय कौन किया, अल्बुकर्क ने। गुजरात को मुख्यालय कौन बनाया, निन्नो डी कुन्हा। फिर से सुनेगा, सॉरी गोवा, गोवा को मुख्यालय कौन बनाया, निन्नो डी कुन्हा। और गोवा को जीता कौन, अल्बुकर्क। जीतना और मुख्यालय दोनों में नाम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या किए, गुजरात के राजा हैं बाज बहादुर। बाज बहादुर से 2 क्षेत्र, देखो ये बेसिन क्षेत्र तुमको मराठा में भी आए, ये गुजरात के लास्ट हिस्सा में पड़ता है, यहाँ बेसिन, यहीं पर गुजरात में पड़ता है सूरत, सूरत के नीचे बेसिन है, फिर वहां से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, जहां नीचे फिर बंबई आएगा। तो देखो गुजरात का एक क्षेत्र है बेसिन, यहीं पर एक क्षेत्र है दमन, और इस साइड में एक क्षेत्र है दीव। बात समझिए, दमन और दीव, ये जो तीनों क्षेत्र देख रहे हो, इन लोग कोशिश करते थे समुद्र किनारे का क्षेत्र, क्यों, जहां से आएंगे जाएंगे। दूसरा कोशिश करते थे कि अरब सागर ठीक रहेगा कि बंगाल खाड़ी, अरब सागर, क्यों, आना और जाना इधर का ही मेन वर्क, इधर बिना मतलब इतना घूमना पड़ेगा। तो इसीलिए सभी यूरोपीय व्यापारी इधर पर ध्यान देंगे, जो यूरोपीय व्यापारी इधर ध्यान दे देंगे तो उनका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाए। सब पढ़ोगे तो देखना ये कैसा आएगा, जो कहेगा इधर तो सब है, जिधर नहीं है उधर चल। आदमी बहुत दिमाग करना होता है, कई लड़के इसमें आते हैं तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि इधर बैठ, कई स्पेशली आता है कि इधर तो सब है अपना, ऐसे पीछे चल, बस लेके पीछे जाते। तो हर का माइंडसेट है, तो कुछ इधर जाएंगे उनको देखोगे। और ये ध्यान दीजिए, बाज बहादुर एक मजबूत राजा थे, निन्नो डी कुन्हा उनसे न केवल लड़े, बल्कि तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि ये बाज बहादुर भी कंप्रोमाइज करने के लिए बाहर से सब सेना बुलाए। और फिर दोनों में जब बाहरी सेना गए तो बाज बहादुर से निन्नो डी कुन्हा कहा कि आइए जहाज में समझौता कर लेते हैं, हम चाहेंगे तो पूरा जीत लेंगे, लेकिन हमको जो चाहिए बस यही तीनों, आइए कंप्रोमाइज करते हैं। और जहाज में ही बाज बहादुर और निन्नो डी कुन्हा कंप्रोमाइज कर रहे थे, और किसी बात पर फटाफटी जहाज में ही सो जगह लेने की बात है तो लड़ाई होगा ही, और लड़ाई इतने बढ़ गए कि निन्नो डी कुन्हा बाज बहादुर को समुद्र में फेंक दिया और ये मर गया। इसीलिए ये देखो बाज बहादुर की मृत्यु निन्नो डी कुन्हा से जुड़ा हुआ। तो अब देखिए बेसिन, दमन, दीव, गोवा और कोचिन इनका मेन क्षेत्र हो गया। इसके बाद अब थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, लोग देखें कि इधर तो हो ही गया, निन्नो डी कुन्हा। सोचो कि बंगाल में जगह कौन है, हुगली, जगह कौन हो गया, हुगली। एक मद्रास में जगह कौन है, सिंथोमा, सिंथोमा ये मद्रास में है, और एक अभी पड़ता है बांग्लादेश में, और इस जगह का नाम है चटगांव।
इतने क्षेत्रों पर इसने कब्जा किया। चटगांव से इस हिस्से के सभी व्यापार वाले चीजें के लिए जहाज खोलते थे और इसलिए चटगांव को उन्होंने महान बंदरगाह का, तुमसे क्वेश्चन आएगा, पुर्तगालियों ने महान बंदरगाह की संज्ञा दी गोवा को, बेसिन को, चटगांव कहां है? बांग्लादेश। अब सुन लीजिए, इतना क्षेत्र जिसको याद है वो पुर्तगाल क्लियर। तो पहले हम लोग देख लिए पुर्तगाल का अब जगह, अब पहले एक बार हम लास्ट लाइन अप कर दे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सुन लीजिए, अंतिम बंधन राउंड फिर लिखा देंगे तो लगेगा कि नहीं पुर्तगाल एकदम दिमाग में आ गया। तो पहले देखिए हम लोग जो चले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो इसका नाम हम लोग देखे एस्तादो द इंडिया। पूछेगा साम्राज्य का नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया। पहला आए 1498 में वास्को डी गामा, 1502 में भी वास्को डी गामा आए, 1500 में कैब्राल आए, 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क ने इनका पहला कोठी कोचीन में स्थापित किया। एकदम दिमाग में सेट है। 1503 के बाद 5 में इनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने हिंद महासागर में पुर्तगालियों के एकाधिकार के लिए नीले जल की नीति और कार्टेज प्रणाली की शुरुआत किया। बोलो एकदम क्लियर सर। अल्बुकर्क में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्बुकर्क ने पहला इंपॉर्टेंट चीज आया कि इसने गोवा को जीता। किससे? यूसुफ आदिल शाह से। और गोवा क्षेत्र को भी इसने पुर्तगाल साम्राज्य में मिलाया। इसे भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। बोलो जी क्लियर है सबका। इसने पुर्तगालियों को भारतीयों से वैवाहिक संबंध के लिए प्रोत्साहित किया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, निन्नो डी कुन्हा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, निन्नो डी कुन्हा में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि इसने अपना मुख्यालय कोचीन से हटाकर गोवा बनाया। बोलो क्लियर है सबका। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है कि इसने दूसरा क्षेत्र क्या किया, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है गुजरात में राजा है बाज बहादुर। बाज बहादुर को हरा करके दमन, दीव और एक क्षेत्र यहां पर लास्ट गुजरात का पड़ता है बेसिन, इसका अक्सर नाम आएगा कौन है? बेसिन। इसके बाद मद्रास में सिंथोमा, जगह कौन है? सिंथोमा। ये बंगाल में हुगली और बांग्लादेश में चटगांव। पुर्तगालियों ने चटगांव को महान बंदरगाह की संज्ञा दिया। अब बताओ पहले मानचित्र पर पॉइंट्स क्लियर है सबका? बोलो इसका नाम चटगांव, हुगली, सिंथोमा, कोचीन, गोवा, बेसिन, दमन, दीव, भारत में पुर्तगाली क्षेत्र। अब बोलो क्लियर है सबका। अब इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ। देखो अब हुआ क्या, पुर्तगाली लोग इतने जगह साम्राज्य बनाए, लेकिन इन लोग का ड्यूटी क्या रहा? बंगाल की खाड़ी को तबाह कर। जैसे ही चटगांव कब्जा और हुगली कब्जा तो डेली लूट मार और डकैती का अंतिम कर दी। इसलिए मुगल बादशाह का टेंपरेचर हाई हो गया। मुगल बादशाह कहे कि भाई अब हमारा कोई आदमी है जा रहा है, छीन लिया। कौन? तो पुर्तगाल। कहा उधर जो करे, इधर हम चलने नहीं दे। और इसीलिए देखोगे जहांगीर और औरंगजेब के समय इनका चटगांव आई दोनों छीन लिया जाए। ये भी जब देखेगा कि हुगली चटगांव छीना गया, छोड़ो इधर तो है, धीरे धीरे इनका सिंथोमा भी गायब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये भी गायब हो जाएगा। मराठा फॉर्म में आएगा तो बेसिन छीन लेगा। सब परस्पर है ना, तुम जीते हो तो तुम सभी को जीते। अब इनका बेसिन वगैरह सब छीन लिया गया, सिर्फ और सिर्फ बच गया गोवा और दमन और दीव। अब ये तीनों क्षेत्र में चुपचाप कहीं किसी से न टकराए न कुछ किए। अंग्रेज भी आया तो कहे भाई इतना छोड़ दो, ये मेरा बस्ती, हम बिजनेस नहीं करें। तो तुमको क्या समस्या? अंग्रेज भी कहा कि कोना में चुपचाप पड़े रहो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो इन लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज से ना आजाद हुआ, हम अंग्रेज हैं। और इसीलिए तुमको जान के आश्चर्य होगा कि गोवा दमन दीव 47 में आजाद नहीं हुआ। ये लोग यही है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू मरने से पहले 64 में मरे, तब वक्त नजर डालते हैं कि ये सब किनारे कितना दिन रहेगा। और इसीलिए 61 में कहा कि भागो नहीं, तब समझो सेना घुमा देंगे, बहुत हो गया यूरोपीय लोग का। तो सोचो कि इन लोग कितना आश्चर्य की बात है, 1510 के बाद 1961 तक 450 साल रहा। तो उतना दिन में इसीलिए गोवा, अब तुम घूमने जाओगे, दमन घूमने जाओगे, दीव घूमने जाओगे तो तुम्हें पुर्तगाली कल्चर कंप्लीट हिट हो। कारण 1961 तक तो वही लोग, तो वहां घर का बसावट, गली का बसावट, घरों का बनावट, वहां के मार्केट में सामानों की बिक्री, खाने पीने की चीज पुर्तगालियों से ही रिलेटेड ज्यादा हो। इसलिए गोवा में जनरली आप देखोगे कि शराब ये सब बिहार वाली बात होगी, वहां आलू बेचने वाला भी बगल में रखे, पुर्तगाली कल्चर ना है। तो वहां पुर्तगाली कल्चर है तो गोवा में पुर्तगाली कल्चर वाले लोग जो है, जिनको पसंद है एकदम ओपन जीवन, वो अपना गोवा पहुंचते हैं, दमन दीव पहुंचते हैं। तो वहां पे अब आपसे क्वेश्चन आएगा, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी कौन था? पुर्तगाल। भारत से जाने वाला अंतिम कौन था? हाँ, ये पहला भी है और अंतिम भी है। अंग्रेज 47 में गया, ये 61 में जा रहा। तो दोनों बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पहला पुर्तगाल, अंतिम गया पुर्तगाल। और भारत में पुर्तगालियों का ही देन है कि हम लोग आलू खा रहे हैं, इन्हीं का देन है कि तंबाकू की खेती हो रही है। पुर्तगाली लोग आए तो अकबर को सुनेंगे, ये अकबर को पहली बार गुड़गुड़ा देते हैं। बूढ़ा बुढ़ी गांव में गुड़गुड़िया देखा है ना, तो अकबर को तंबाकू वाला गुड़गुड़िया दिखाते हैं और कहते हैं कि यूरोप का महान खोज, इंडिया में सब नहीं मिले। अकबर भी पूछा कि क्या है, कहा कि देखिए इसमें जो पदार्थ है इसको जला दीजिए, इससे दो तरह का चीज निकलेगा, एक हानिकारक एक लाभदायक। अब हमने ऐसा मशीन बनाया है कि हानिकारक चीज पानी में घुल जाएगा और इसीलिए वहां बुलबुला जैसा निकलेगा, और लाभदायक चीज आपके अंदर जाएगा। अकबर को कहा थोड़ा ट्राई मारिए, और अकबर पहला मुगल बादशाह है जो तंबाकू ट्राई मार। उनके हकीम फिर समझाए कि नहीं हम देख लिए, इस लाभ नहीं, एकदम छोड़ दीजिए। अकबर कहा कि ठीक है हम छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी लोग को परमिशन दे दो, खेती करेगा जिसको अच्छा लगेगा पिएगा। और भारत में इसीलिए मध्यकाल का फसल तंबाकू है, एंशिएंट में तंबाकू नहीं। अब अकबर के बाद देखो यहाँ तंबाकू की खेती पूरे भारत में होने लगी। बिहार में खैनी हो रहा है, सब जितना खैनी होनी जो देख रहा है, बुद्धिवर्धक चूर्ण, यही लोग बताए। ये लोग नहीं बताए कैंसर वर्धक चूर्ण है, बुद्धिवर्धक कह दिए। कई नालायक लड़के मिलेंगे जो खैनी खाते समय राजेंद्र बाबू का उदाहरण देगा, पढ़ने में उदाहरण नहीं देगा। उसको लगा कि खैनी का बल पर ये राष्ट्रपति बन गए, कैंसर वर्धक चूर्ण उसको नहीं कहता। अब सोच लीजिए कि ये जो जितना देख रहे हो इसी का दिया हुआ है। और इसीलिए पहला मुगल बादशाह जहांगीर है जो सब पर रोक लगाया कि खबरदार, अब देख रहे हैं जो सब पी रहा खा रहा पकड़ा जा रहा है, वो राजा को राजा नहीं अपने को राजा समझ रहा है, बंद करो ये सब। तो आपसे पूछेगा पहला मुगल बादशाह यूज किया अकबर, पहला जिसने रोक लगाया जहांगीर। तो अब हम चाहते हैं कि नक्शा पर आपको हम बोले सिंथोमा तो पकड़ लोगे, हुगली, चटगांव, कोचीन, गोवा, बेसिन, दमन, दीव, एकदम नक्शा पर क्लियर है कि नहीं? जिस बच्चे ऐसे ही नक्शा पर अगर अंग्रेज तक पहुंच गया तो मॉडर्न तुम्हारा एकदम फिट होने वाला। मॉडर्न में और कुछ नहीं, मानचित्रों का कमांड है, रट के नहीं हो। मानचित्र पर अगर कमांड आ गया कि हां पुर्तगाली की बस्ती है और लास्ट में सभी बस्ती है, एक ही पड़े हो ना तभी बचा हुआ, दूसरा पढ़ोगे तो हल्का ओवरलैप मारे, तीसरा चौथा होते होते थोड़ा और हो जाएगा, लेकिन फिर अंतिम एक बार सबको जोड़ेंगे तो कहेगा कि एकदम फिट हो गया। तो चलिए अब इतनी बातों को फटाफट हम लोग लिख लें जल्दी से, नीचे लिख दीजिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और डॉलर थोड़ा था उस समय, सामग्री के बदले जनरली सामग्री नहीं थी, ज्यादा मिल गए। उस समय जो भी है ये नहीं है कि भारतीय रुपया उस समय चल रहा है, मुगल बादशाह सोना का धातु का मुद्रा चलता,
सोना चांदी ये सब तो वैश्विक स्तर पर सोना चांदी चलते हैं। अभी जैसा नहीं है कि नोट है, उस समय जो है धातु उसकी कीमत सब जगह की, ठीक है ना। तो इसलिए डॉलर का जो नहीं है, सोना का डिमांड हर जगह, चांदी का डिमांड हर जगह, और मुगल बादशाह का सिक्का सोना का, बस ना, तो सोना का सिक्का लेके जाइए, उनके भी सोना का सिक्का इधर ले आइए, ऐसा चलता। नीचे लिख दीजिए गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नीचे डेस्क लिख दो पहला गवर्नर, पहला गवर्नर, नीचे डेस्क लिख दो, क्यों देखो छोड़ क्या रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था, इतना नहीं लिखा, पहला लिखा चलेगा ना समझिए। नीचे डेस्क लिखो हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए, हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए, हिंद महासागर में व्यापारिक एकाधिकार के लिए, व्यापारिक एकाधिकार के लिए नीले जल की नीति, नीले जल की नीति, कोमा कार्टेज पद्धति, कार्टेज पद्धति, जो बच्चे कार्टेज नहीं समझते ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, परमिट, कार्टेज पद्धति प्रारंभ, कार्टेज पद्धति प्रारंभ। चलिए नीचे दो तीन जगह छोड़ रखना स्पेस के लिए, कहीं जरूरत होगी वहां इन करेगा। नीचे लिखो अल्बुकर्क, अल्बुकर्क, नीचे डेस्क लिखिए पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, नीचे डेस्क लिखिए भारतीयों से विवाह को प्रोत्साहन, भारतीयों से, अभी सब समझते हैं ना कि पुर्तगालियों को, भारतीयों से विवाह को प्रोत्साहन, विवाह को प्रोत्साहन। नीचे बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, गोवा अंडरलाइन कर लेगा। पूछेगा गोवा की स्थापना, अल्बुकर्क, गोवा को मुख्यालय निन्नो डी कुन्हा, दोनों बात में अंतर ध्यान रखेगा। नीचे लिख दीजिए निन्नो डी कुन्हा, दो लाइन जगह छोड़ के नीचे लिखो निन्नो डी कुन्हा, इसमें स्टार लगा दोगे, निन्नो डी कुन्हा, निन्नो डी कुन्हा। नीचे डेस्क देखिए गोवा को मुख्यालय बनाया, गोवा को मुख्यालय बनाया, गोवा को मुख्यालय बनाया। नीचे डेस्क देखिए गुजरात शासक बाज बहादुर, गुजरात शासक बाज बहादुर, बाज बहादुर से बेसिन, बेसिन और दमन द्वीप पर अधिकार किया, बेसिन और दमन द्वीप पर अधिकार किया, बेसिन और दमन द्वीप पर अधिकार किया। नीचे डेस्क देखिए बंगाल में हुगली, बंगाल में हुगली, मद्रास में सिंथोमा, मद्रास में सिंथोमा, और बांग्लादेश में चटगांव, और बांग्लादेश में चटगांव, चटगांव में व्यापारिक कोठी स्थापित किया, बांग्लादेश में चटगांव में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। नीचे स्टार लगा के मेन काम क्या करते थे, बंगाल की खाड़ी में लूट मार डकैती। नीचे डेस्क लिख दो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में लूट मार अधिक करते थे, लूट मार अधिक करते थे। नीचे डेस्क 1632 में शाहजहां ने हुगली, लूट मार के कारण इसको भगाया गया, 1632 में शाहजहां ने हुगली, शाहजहां ने हुगली, और 1686 में औरंगजेब ने चटगांव, औरंगजेब ने चटगांव, चटगांव तथा 1739 में, 1739 में मराठा ने बेसिन इनसे छीन लिया, मराठा ने बेसिन इनसे छीन लिया, बेसिन इनसे छीन लिया। चलिए नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, डबल स्टार लगा के लिखिए 1961 में, 1961 में गोवा दमन द्वीप स्वतंत्र हुए, 1961 में गोवा दमन द्वीप स्वतंत्र हुए, दमन द्वीप स्वतंत्र हुए। नीचे डेस्क भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी, भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी, भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थे, अंतिम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल थे। नीचे डेस्क लिख दो पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों ने भारत में क्या दिया, तो डेस्क लिख दो तंबाकू, आलू, आलू, मक्का, मक्का, मूंगफली, मूंगफली, काजू, काजू, अनानास, लीची, पपीता, लीची, पपीता। नीचे डेस्क लिख दीजिए 1556 में, 1556 में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित। आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। कहां स्थापित हुआ, गोवा। उसके पहले हाथ से लिखते थे, पांडुलिपि थी, तो पहले हम लोग यहां पांडुलिपि थी, यहां से प्रेस का डेवलपमेंट है। नीचे स्टार लगा के डेस्क लिख दो स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली इनकी देन थी, स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली इनकी देन थी, स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक शैली इनकी देन थी। कोई समझाएंगे, गोथिक शैली इनकी देन थी, इनकी देन थी। सुनेंगे आप, पुर्तगाल आपके कंप्लीट पर है तो पहले आप समझ गए कि हम लोग जो आलू खा रहे हैं क्या आलू भारत में पहले से था, नहीं, ये पुर्तगालियों का देन है। तंबाकू पुर्तगालियों का देन है। दूसरा, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस भारत में कहां स्थापित हुआ, गोवा। कब स्थापित हुआ, 1556। कौन किए, पुर्तगालियों ने स्थापित किया। और स्थापत्य के क्षेत्र में, बनावट के क्षेत्र में भारत में पहले से हिंदू शैली चल रहे थे, छज्जा, डोर लेवल, ये सब हिंदू शैली थी। जब मुस्लिम आए तो इन लोगों ने ऊपर में गुंबद का पैटर्न लाया,
ऊपर जो आप गुंबद देखते हो, ये गुंबद इस्लामिक शैली है, मुस्लिम शैली है। जब ईसाई आए तो पुर्तगाली आए तो इंडिया में एक नई शैली दी है, ये टावर नुमा संरचना। देखो कई डिजाइन है, हिंदू लोग छत प्लेन ढलैया करते थे, मुस्लिम आए तो मार दिया इसे। देख लीजिए किस तरह का डिजाइन है। इसके पहले ऐसे डिजाइन चलता था बौद्ध धर्म में और वो स्तूप में था, लेकिन स्तूप में फिर हर्मिका और तमाम सेक्टर अशोक के समय ही रहा, लेकिन इन लोगों ने जो दिया इसमें ऊपर उस तरह का डिजाइन नहीं रहा। इस तरह का डिजाइन फिर मंदिरों में गया, दक्षिण भारत के मंदिर में नहीं, उत्तर भारत में मंदिर में बने तो ऊपर कलश इमले कई सिस्टम रहे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ईसाई पैटर्न में एकदम लंबा स्थापत्य टावर। हम लोग हिंदू क्या है, 5 तल्ला घर है तो 5 तल्ला के ऊपर में जाके हवा खाए, सबसे ऊपर से देखो कैसा लगता है। तो ये समझोगे कि अलग शैली है। इन लोग के यहाँ अगर 20 तल्ला हो गया तो अंतिम के 5-6 तल्ला केवल डिजाइनिंग के लिए है, जो ऊंचा है जाना उना नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ना है, वो केवल डिजाइनिंग में लॉक किया गया। तो ऊपर जैसे जैसे बंद हो जाए ये पतला स्ट्रक्चर को हम लोग कौन सा लिखेंगे, गोथिक। तो गोथिक शैली के अंतर्गत ही गिरजाघर चर्च बनाया, और इस चर्च चूंकि भारत में पहली बार ईसाइयों की देन है और पुर्तगाल ईसाई थे, इसलिए एक नई शैली का डेवलपमेंट हुआ। तो बताओ गोथिक का मतलब क्लियर है सबका। अब मानचित्र पर चलेंगे, तो नीचे लिख दीजिए भारत में पुर्तगाल की कोठी, भारत में पुर्तगाल की व्यापारिक कोठी, भारत में पुर्तगाल की व्यापारिक कोठी। चलिए जल्दी से दक्षिण भारत का मैप बनाइए। देख लीजिए, थोड़ा गोथिक शैली दिखा भी दे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब गोथिक शैली समझ में आ गया सबको, मानचित्र देखे तो आपको क्लियर हो गया। गोथिक शैली में क्या होता है तो आप खुद देख रहे हो कि ऊपर का स्ट्रक्चर क्या छत पर चढ़ने लायक है नहीं। हिंदू धर्म में ऐसा स्ट्रक्चर देखे आप लोग नहीं, इसमें जहां रहेगा ऊपर तक चढ़ेगा। इस्लामिक आया तो गुंबद, और ये जो टावर नुमा संरचना देख रहे हो ना, ये टावर नुमा संरचना को हम लोग किस शैली के नाम से जानते हैं, गोथिक शैली के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग की बारी है भारत के मानचित्र पर दिखाना। अब सुन लो, सब होगा उसके बाद पूछेंगे तुमसे सेंथोमा कहां है, हुगली कहां है, चटगांव कहां है, गोवा कहां है, कोचिन कहां है, दमन कहां है, बेसिन कहां है। एकदम टावर धरेगा ना सबका, उतना धरा तो मॉडर्न में तुम हीरो हो जाएगा, फिर तो दिखते नहीं। मॉडर्न में मेन एक ही चीज है, मैपिंग पर फुल कमांड होना चाहिए तुम्हारा। तो चलिए जल्दी से, कुछ नहीं करना है, बस केवल हल्का सा एक जिलेबी छानिए, ऐसे 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 मार दीजिए ऐसे, और बस घूम जाइए ऐसे। दक्षिण भारत बनाओ, उत्तर का बहुत जरूरत नहीं है, यहीं पर एक ऐसे और इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दीजिए। चलो सब लोग जल्दी जल्दी नाम लिखेगा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इसके बाद यहाँ फिर यहाँ, इसके बाद यहाँ फिर, इसके बाद यहाँ और फिर यहाँ। नाम याद है ना सबको, वाह गुड। जल्दी लिख दीजिए फटाफट। केवल एक का कलर दूसरा रखना, इसका क्यों, पहली व्यापारिक कोठी है, सबका पहली व्यापारिक कोठी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कोचिन पहली व्यापारिक कोठी है। चलिए ये हो गया गोवा, ये कौन है, बेसिन। आगे खूब यूज होगा बेसिन की संधि, तुमको ध्यान रखना है कि वो बेसिन कहां है, पुर्तगालियों से ही शुरू करोगे और तमाम क्लियर करोगे। गुजरात का सेक्टर हो गया, ये दमन दीव, ये हुगली, चटगांव, चटगांव महान बंदरगाह है, सेंथोमा। बस मानचित्र में क्लियर हो गया। हाँ लेकिन इतना से काम चल जाएगा। मेन इनका मेन सेक्टर 61 वाला मेन ध्यान तुमसे देगा, गोवा दमन दीव। बाकी इधर छिनाया क्यों इनसे, लूट मार के कारण। तो पूछेगा बंगाल की खाड़ी में लूट और आतंक किसने मचाया, पुर्तगाल ने। तो इसलिए आपने देखा शाहजहां और औरंगजेब इनको यहां से काम खत्म कर दिए। तो अब बताइए ये मानचित्र सभी लोग का क्लियर मान लिया जाए। अब पुर्तगाल के बाद भारत में दूसरा कौन है, डच। हेडिंग दो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग की इच्छा थी कि आराम आराम से चलिए, तो आराम से ही है, तो अपना समय कुछ लगेगा, कोई बात नहीं, टाइम ऑफ ड्यूरेशन किया जाएगा। लेकिन उसमें हम लोग आज तो एकदम राइट टाइम थे, लेकिन ऐसा भीषण जाम में लगे कि वहां काफी लेट हो गया। नहीं तो नहीं क्लास रहेगा तो 2 घंटा पूर्व ही लिख दिया जाएगा, क्या जैसा हो गया रद्द है। बैठा हुआ है तो मतलब बस इतने है कि जितना परेशान तुम्हें हम भी परेशान रहा, सोचते रहते हैं कि इसमें उड़ने वाला रहता है कितना मजा आता, लेकिन है ही नहीं, है ना। हाँ ले लीजिए तुम लोग का जो है, ले ले तो उसको जो है इसमें लेने लायक रहने देगा तब ना, तुमको लैंड कहां होगा, ले भी लेगा ऊपर उड़ाएगा तो मालूम चलेगा सब उड़ गया, बैठे कहां सर अभी उड़ा दी। अगर जो है तो व्यवहारिक है संभव। तो चलिए तुम लोग आइडियल बात पर तुमको बड़ा मन लगता है, व्यवहारिक बात पर तुमको कम ध्यान रहता है। चलिए नीचे हेडिंग, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। चलो ध्यान दो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले सुनेंगे, पहला स्टेप खूब सुनो, धीरे धीरे उसके भी मानचित्र पर ध्यान दोगे तो क्लियर। सुनिए जरा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो सबसे पहले तो आप समझ रहे हो डच कहां के निवासी को कहते हैं, हॉलैंड के निवासी। हॉलैंड के निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, डच। और ध्यान दीजिए, पहला एक व्यापारी है डच, वो सोचा, ध्यान दीजिए, डच व्यापारी, हॉलैंड एक छोटा सा देश, और उसको जब वहां से चलना था तो चल रहा था भारत, लेकिन अफ्रीका के लास्ट में आते आते भटक के इंडोनेशिया पहुंच गए। क्योंकि हम बताए थे कि सबके पास तो नक्शा था नहीं, तो वो वहां से उसको मालूम था कि चलना है उधर। कैसे कई लोग मालूम होता है कि चलना है इधर, मालूम चला दूसरा गांव में पहुंचे। तो ये इंडोनेशिया पहुंच गए और पहला डच व्यापारी हॉटमैन। इंडोनेशिया में भी मसाला की खेती होती थी, तो हॉटमैन का ध्यान इंडोनेशिया पे ही आया कि बढ़िया। अब ध्यान दीजिए, पुर्तगाल भारत पे है लेकिन डच कहां है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सबसे पहले 1595 में ही पहुंच गए। बाद में डच के जो हमारे शासक थे तो उन्होंने स्टेट जनरल में, स्टेट जनरल कहते हैं उनकी संसद, उन्होंने अपने संसद में प्रस्ताव लाया कि जैसे पुर्तगाल भारत में गया, उनको बिजनेस में ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हम लोग भी जो अमीर व्यक्ति हैं, राजा हैं, पूंजी इन्वेस्ट करें ईस्ट की ओर बिजनेस करने के लिए। और पहला इन्होंने शुरुआत भारत के नाम से किया, बाद में इन्होंने भारत का नाम हटा दी और कहा कि हमारी बिजनेस चीन में भी चल सकती है, कहीं भी बिजनेस चलेगी। और इनकी कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह 1602 में स्थापित हो गया। और इनके जो साम्राज्य थे उनका नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। और झंडा पर देखो यही करते थे, VOCA, और फ्लैग इनका झंडा यही है, भी से वेरिंगदे ओस्ट इंडियस कंपनी, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। ये इनका देखो VOC था। ऊपर ए इन्होंने डचों के हॉलैंड की राजधानी सेंटर एम्स्टर्डम है, तो इन्होंने कहा कि हम लोग कंट्रोल कहां से करेंगे, एम्स्टर्डम से। तो कहे नाम भले नहीं रहे, झंडा पर ए जरूर लिखो क्योंकि कंट्रोलिंग एम्स्टर्डम से। तो देखिए, ए फॉर यहां कौन है, एम्स्टर्डम, V फॉर वेरिंगदे, O फॉर ओस्ट इंडसे और C फॉर कंपनी। अब इन्होंने क्या किया, भारत में मसाला पर कम ध्यान दिया, कारण पुर्तगाल ऑलरेडी मसाला पहुंचा रहे थे। ये डच पहला ऐसे हैं जो भारत से वस्त्र निर्यात को बढ़ावा दिया, ये एक अच्छा प्रश्न है। और इसीलिए डचों ने भारत में वस्त्र उद्योग पर बल दिया। और इनकी जो स्टेट जनरल थी, उनकी संसद थी, इन्होंने कहा कि भारत के साथ जो बिजनेस होगा, हमारे 17 अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
और इसी कारण से डचों के 17 व्यक्ति, इनका एक बोर्ड है जो मॉनिटरिंग करता है, इसीलिए डचों में गवर्नर जनरल का नाम नहीं पूछे। देखिए कई बच्चे ये रहते हैं कि सर पुर्तगाल में आपने लिखाया तो डचों का गवर्नर क्यों नहीं लिखा है? इनका गवर्नर नहीं है, 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड, तो कोई जरूरत नहीं है कि 17 में कौन कब बदलते रहेगा बैठ के याद करते हैं। तो अब ये बात समझ गए हैं गवर्नर इसमें गायब क्यों हुआ, तो लाइन क्लियर है सबका। अब ध्यान दीजिए, ये पहली बार देखो उल्टा मौका, सब लोग ध्यान दे रहे हैं पश्चिमी तट पर और डचों का ध्यान है पूर्वी तट पर। कारण डच पहले कहां पहुंचे थे? इंडोनेशिया। तो ये देख रहे हैं कि इधर दूसरा, इनको मसाला से मतलब नहीं है, वस्त्र उद्योग से मतलब है, और वस्त्र उद्योग बंगाल, पटना, इन क्षेत्रों में ज्यादा। इसलिए डचों के बारे में आपको समझाया था कि डच पटना में भी सेंटर बनाए। डचों की व्यापारी कोठी आपको हमने बताया पटना में, पटना कॉलेज का कैंपस का बिल्डिंग है। इनके डचों की व्यापारी कोठी पटना कलेक्टेरिएट की कोठी है और उन कोठी में ही ये अपना वस्त्र रखते। अब ध्यान दीजिए, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल खाड़ी पे अधिक बल दिया अरब सागर की तुलना में? तो आंसर कौन होगा? डच। तो पहले ये बताओ, इतनी बात तो एकदम क्लियर है। लास्ट बार डच कहां के निवासी? हॉलैंड के। डचों के पहला व्यापारी हॉटमैन, वो पहले कहां पहुंचे? इंडोनेशिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, इनके साम्राज्य का नाम वेरिंगदे। इसके बाद ओस्ट इंडसे कंपनी, ए फॉर एम्स्टर्डम, जो हॉलैंड की राजधानी थी। डचों ने किस उद्योग पर बल दिया? वस्त्र उद्योग पर बल दिया। और डचों के भारत में प्रशासनिक देखभाल के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड रहा और डच पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर अधिक बल दी। पश्चिमी भी है, अधिक बल का मतलब इधर कम है उधर ज्यादा। तो पहले बताओ, 4 लाइन लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं? लिख दीजिए फटाफट। नीचे डच तक लिखो, डच हॉलैंड निवासी, सीधे डच छोड़ो, हॉलैंड निवासी, खत्म। हॉलैंड निवासी, तुम लोग को टाइम कम में पढ़ने में फास्ट चलता रहेगा। हॉलैंड निवासी, नीचे डच तक लिख दीजिए, डच तक हॉटमैन, 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 ब्रैकेट में 1595, 1595 ब्रैकेट में। पहला डच इंडोनेशिया पहुंचा, पहला डच इंडोनेशिया पहुंचा, पहला डच इंडोनेशिया पहुंचा। नीचे डच तक, नीचे डच तक। साम्राज्य का नाम, साम्राज्य का नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। नीचे डैश तक लिख दीजिए, वेरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी। नीचे डैश तक, डैश तक। पूर्वी तट, पूर्वी तट और वस्त्र उद्योग प्रबल, पूर्वी तट और वस्त्र उद्योग प्रबल, वस्त्र उद्योग प्रबल। नीचे डैश तक। 17 व्यक्तियों का बोर्ड, 17 व्यक्तियों का बोर्ड। चलिए नीचे हेडिंग दो, डचों की व्यापारिक कोठी, डचों की व्यापारिक कोठी। चलिए ध्यान दीजिए, डचों की व्यापारिक कोठी में सभी लोग खूब बढ़िया से समझिए, ध्यान दो। डच के बारे में आपने सुना कि पूर्वी तट पर ज्यादा बल दिया कि पश्चिमी? पूर्वी। और इसीलिए डचों के साथ आप देखोगे कि इनकी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। तो इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहां है? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, ध्यान दीजिए, मसूलीपट्टनम जब भी नाम बोलेंगे तो आप समझोगे कहां है? आंध्र प्रदेश। सुनते जाएगा, पहले एकदम दिमाग में सेट करोगे। आपको बोले पुर्तगाल की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन, आपको बोले डचों की पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम। फिर 1610 में आंध्र प्रदेश में ही इन्होंने एक नया क्षेत्र जीता और वो था नागपट्टनम, और वहां पर ही बाद में इन्होंने अपना मेन सेंटर बनाया। यानी डचों का प्रधान सेंटर मसूलीपट्टनम से हटके कहां हो गया? नागपट्टनम। तो सॉरी, निजामपट्टनम। निजामपट्टनम जो है आपको नाम इसमें है मसूलीपट्टनम और निजामपट्टनम। 1610 में ही इन्होंने तमिलनाडु का जगह कौन है? पुलिकट। पुलिकट में देखो, अभी एक बच्चे ने पूछा था कि सर रुपया कैसे चलता, तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो मेन जगह है पुलिकट, यही इन्होंने टकसाल स्थापित किया और एक सिक्का सोना का चलाया जिसका नाम पैगोडा था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, पैगोडा सोना का सिक्का किनका है? डचों का। और थे ईसाई, लेकिन पैगोडा सोना के सिक्का पर इन्होंने वेंकटेश्वर का चित्र दिया। ये वेंकटेश्वर कौन भगवान है? विष्णु भगवान है। देखो ये भी बहुत आश्चर्य की बात है। 3 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डचों का टकसाल कहां था? पुलिकट। आपको जब कहेंगे पुलिकट कहां है? तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है कि पुल है और पुल से एक व्यक्ति इधर से इधर मिलने जाता था और नाम है पुलिकट। पुले कट गया, तो जब पुले कट गया तो बेचारा हल्ला कर रहा है कि पुले काट दिया तो मिलेंगे कैसे? पुले काट दिया तो मिलेंगे कैसे? तो जब तुमको हम कहें पुलिकट तो कहना वो समझ गया, पुलिकट झील याद है ना सबको। तो जब पुलिकट बोले तो आपको समझना है तमिलनाडु। और तमिलनाडु सबसे इंपॉर्टेंट इनका क्या रहा? सोना का सिक्का उनके टकसाल में बनाते थे। उस सिक्का का नाम क्या था? पैगोडा। क्वेश्चन पूछेगा पैगोडा है, तो ये डचों का सोना का सिक्का है। और उस पैगोडा पर किनके मूर्ति थे? वेंकटेश्वर। वेंकटेश्वर कौन है? विष्णु। 1613 में इन्होंने जकार्ता, इंडोनेशिया में, चूंकि मेन तो इंडोनेशिया पे ही पहले गए, तो ये जकार्ता में गए। अब इस साइड में देखे कि मसूलीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट हो गया, तो इन्होंने 1616 में यही आपको बताया गुजरात का सूरत। देखो सूरत इधर है और यह बंदरगाह, ये गुजरात थोड़ा नीचे तक आता है। ये नहीं समझना कि गुजरात केवल यही, गुजरात थोड़ा नीचे तक है, उसी में सूरत है, उसी के नीचे आओगे तो बेसिन। अब ध्यान दीजिए, तो सूरत में भी इन्होंने 1616 में व्यापारिक कोठी अपना लिया। और तब इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बंगाल का जगह पिपली। ध्यान दीजिए, बंगाल में जगह कौन है? पिपली। इसके बाद 1641 में फिर इंडोनेशिया के पास कहां है? मलक्का। इसके बाद 1650 में बंगाल का ही एक जगह है कासिम बाजार। बंगाल का ही जगह कौन हो गया? कासिम बाजार। और तब 1658 में इन्होंने श्रीलंका को भी जीता। श्रीलंका के इन क्षेत्रों में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। जितना नहीं मतलब व्यापारिक कोठी बिजनेस के लिए, लोग जीत और लूटपाट नहीं कर, केवल है कि जहां जाए वो कोठी दे दीजिए, परमिशन लेंगे, सेना रखेंगे, सामान बेचेंगे, बस इनकी ड्यूटी अभी यही चल रही। और इसी समय 1663 में औरंगजेब से इन्होंने कहा कि बंगाल तो जी हल्का है, पूरा बंगाल में बिजनेस का, बिहार में बिजनेस का परमिशन दे दी। औरंगजेब कहा कि 3.5% टैक्स ले, उस जमाने का 3.5% ही एक्स्ट्रा। औरंगजेब भी देखा बैठे बैठे परमिशन दे दी। और उसी क्रम में जब इसे बिहार में परमिशन मिला तो यही पिपली और कासिम बाजार के बाद इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी पटना में भी स्थापित की। तो ये देखिए इनकी व्यापारिक कोठी पटना, पिपली, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट और सूरत। और इसके बाद तब इन्होंने केरल के कोचीन में भी अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। तो कोचीन ये नहीं समझना कि सर वहां पुर्तगाल,
अब हम कहें कि पटना में हम कोचिंग स्थापित किए और एक और ने आके पटना में किया, क्या दिक्कत? पटना को इतना छोटा है, कोई कहीं कर सकता है। उसी तरह व्यापारी कोठी एक छोटा क्षेत्र है जहां अलग क्षेत्र में वहां पुर्तगाल थे और उसी कोचिन में यहाँ पे डच भी है। तो अब आपको इन नक्शा हमको क्लियर चाहिए। बहुत ज्यादा कोचिन में जगह कौन हो गया? त्रावणकोर। ये त्रावणकोर आपको जगह पूछा जाएगा। आपको ध्यान रखना केरल का हिस्सा है और केरल में कौन चल रहा था? कलाचूर वंश, वो कलाचूर साम्राज्य था। और एक कोचिन में जगह का नाम खास कभी देता है त्रावणकोर। एक त्रावणकोर कहां है? केरल। अब ध्यान दीजिए, इतना चीज हमको डेट सिर्फ एक याद चाहिए, बाकी का डेट का मतलब नहीं। तुमसे पूछा जाए पुर्तगालों की पहली व्यापारिक कोठी 1603 कोचिन, तुमसे पूछा जाए 1603 याद है ना सबको। डचों की पहली व्यापारिक कोठी 1605 और यह कहां है? मसूलीपट्टनम। बस उसका डेट क्लियर, बाकी दिमाग में बैठाओ। मसूलीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट। मसूलीपट्टनम और निजामपट्टनम आंध्र प्रदेश, पुलिकट तमिलनाडु, पटना, पिपली, कासिम बाजार, पटना, पिपली, कासिम बाजार, त्रावणकोर और सूरत। ये बताओ मानचित्र में क्लियर है तुम्हारा? अब एक बार फिर से सुनोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बताओ, अब यहां से हम मानचित्र बना रहे हैं तो अब हम समझते हैं कि सभी लोग को बिल्कुल क्लियर। इसमें डचों ने एक पूर्वी हिस्सा में ज्यादा ध्यान दिया और आंध्र प्रदेश में पहला मसूलीपट्टनम, दूसरा निजामपट्टनम, निजामपट्टनम को इन्होंने प्रधान सेंटर बनाया। फिर हम लोगों ने देखा पुलिकट, पुलिकट तमिलनाडु में है। तब हम लोगों ने देखा पिपली, कासिम बाजार, पिपली, कासिम बाजार और पटना, पटना, पिपली, कासिम बाजार। इसके बाद हम लोगों ने देखा सूरत, यहाँ कौन है? सूरत। और केरल में त्रावणकोर, जगह कौन है? त्रावणकोर। और ये बताइए त्रावणकोर, सूरत, पुलिकट, निजामपट्टनम, मसूलीपट्टनम, पटना, पिपली, कासिम बाजार, क्या ये डचों की व्यापारिक केंद्र दिमाग में नहीं सेट हो गया? अब आपको इसी में हम कहें कि दूसरे तरह के कलर से पुर्तगालियों का बना दीजिए तो याद करो, यहीं पर कोचिन, गोवा, बेसिन, दमन, दीव, सिंथोमा, हुगली, जल्दी बोलिए, चटगांव। अब ये बताओ, एक ही धीरे धीरे एक ही में चारों आएगा, किसी को बिंदु से, किसी को ऐसे, अगला बनाएंगे तो ऐसे होने लगेगा, फिर अगला बनाएंगे तो दूसरा आएगा और एक ही बार में जब 40 को भेंट होगा ना, अब तब पूछेंगे सबका नाम बताओ। सबका नाम बताने लगोगे तो बस अब उसी की लड़ाई चलेगी। सब नाम क्लियर है तो मॉडर्न क्लियर है। अब ये बताइए कि दोनों का पूरे व्यापारिक कोठी क्लियर हो गया सबका? नीचे लिख दीजिए जल्दी से डचों की व्यापारिक कोठी। अब नाम उतना नहीं लिखाएंगे, बस सीधा मानचित्र बनाओ, मानचित्र बनाओ, उसी में नाम लिख दो, उसी में डेट लिख देना, टाइम बच जाएगा। अब इतना में हुआ, उतना में हुआ करते रहेगा, टाइम बर्बाद होगा। ये नाम हम लोग देखें, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। और एक का नाम आपको बिल्कुल डेट के साथ चाहिए 1605, बाकी इच्छा होगी तो डेट कर लोगे। निजामपट्टनम, निजामपट्टनम। ये दोनों कहां है? आंध्र प्रदेश। और ये निजामपट्टनम प्रधान केंद्र बना। यहां हमारा कौन है? पुलिकट। और पुलिकट ये कहां है? तमिलनाडु। और मेन यहां बहुत इंपॉर्टेंट हुआ पैगोडा सिक्का। किस चीज का सिक्का था? सोना सिक्का, सोना सिक्का। ये पुलिकट में मेन ध्यान रखोगे, आपसे पूछा जाएगा डचों के सिक्का बनते थे, टकसाल थे, तो पुलिकट में सोना का सिक्का डचों का क्या नाम से था? पैगोडा। केरल में त्रावणकोर, त्रावणकोर। यह सूरत, यह पटना, पिपली, कासिम बाजार, कासिम बाजार। हाँ, अब जिन बच्चों को डेट वगैरह चाहिए तो वो डेट ज्यादा रखने की आवश्यकता है नहीं, 16/5, बाकी का डेट की आवश्यकता है तो आप वहां से कर लोगे। जनरली कभी कभी यूपीएससी में जाएगा तो क्रम दे देता है, किसके बाद कौन था। अब 4 को दे दिया तो उसमें सीक्वेंस सजाना रहेगा तो गहराई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। अब उसमें दे देगा तुमको कि किसके बाद कौन था। अब दे दिया, बताओ तुम्हें सबसे पहले था पटना, पिपली, निजामपट्टनम, त्रावणकोर, निजामपट्टनम। 5 है 10 है, तो इसलिए उस सीक्वेंस वाइज भी कई बार सजाने दे देता है, तो सजाने दे देगा तो गहराई लेवल के क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको डेट दिया गया है, तो आप उसमें डेट भी इच्छा है तो आप ला सकते हो। ध्यान दीजिए, अब आपका सब लिखा हुआ है तो उसमें आप डेट भी कर सकते हैं। आपका इच्छा है तो नक्शा पहले बन गया, इस नक्शा पे फटाफट डेट कर सकते हैं। 1605 मसूलीपट्टनम, 1610 निजामपट्टनम, 1610 में ही पुलिकट, इसके बाद 1616 में सूरत, 1627 में पिपली, वहीं डेट लिख दीजिए, आपकी इच्छा रहेगी तो सीक्वेंस सजा सकते हो। 1627 में पिपली, इसके बाद 1650 में कासिम बाजार और 1633 में पटना, सॉरी 1663 में पटना और त्रावणकोर, 1663 में पटना और त्रावणकोर। तो आपको कब कहां कौन सेट हुआ ये आपको कई बार सजाने के लिए देगा, तो गहराई लेवल का क्वेश्चन है। जनरली बीपीएससी में इतना सजाने उजाने के लिए आप नहीं दे रहा। जो बच्चे हिस्ट्री ऑप्शनल लोगे तो उसको सब गहराई पे ले जाएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल लोगे तो उसको गहराई में जाएगा, वहां प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा 2 लेवल होगा तो उसको बढ़ा देगा। तो चलिए ये बताइए, मानचित्र बन गया सबसे? चलिए नेक्स्ट अब सुनेंगे, ध्यान दीजिए। अब उसको सुनोगे, आप इसी में डेट लिख दिया तो ज्यादा बढ़िया ना हो गया, फास्ट में तुम्हारा हो गया। केवल एक का कलर चेंज कर लेना, जो पहला है मसूलीपट्टनम, पहला डच, पहला डच का क्या बना? व्यापारिक कोठी, पहला डच व्यापारिक कोठी। सबका फर्स्ट वाला जो है वो डेट के साथ याद होना चाहिए तुमको। चलिए अब हम लोग ध्यान दें, अब हम लोग इनकी व्यापारिक कोठी पूरे कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे डच खत्म, और डच के बाद तब हम लोग डेनिस और फ्रांसीसी देखेंगे। नीचे हेडिंग दो, डच के पतन, डच के पतन। हाँ, वो जरूरी नहीं है, डच का पतन। अब जो 3.5% 2.5% के मत रहो, वो एक पार्ट है जिसमें समझ लिया हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अब सभी लोग ध्यान से सुनोगे। देखो यहां पर 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डच क्यों हार गए इस बात को समझिए। तो सबसे पहले आपको क्लियर करना है, डचों का हार शुरू होता है कहां से? तो केरल से। केरल में राजा कौन है? मार्तंड वर्मा। केरल में त्रावणकोर में डच थे और त्रावणकोर में साम्राज्य कौन चल रहा था? कोलाचीर साम्राज्य। और यही कोलाचीर का युद्ध होता है केरल में। कारण क्या था वो सुनो। डच आए, मेन बिजनेस इनका कपड़ा था। ये तो केरल घुसे थे मसाला के लिए। मसाला में पहले से कौन थे? पुर्तगाल। अब पुर्तगाल देखा कि यहां भी आ गया तब तो हमको तकलीफ देगा, तो पुर्तगाल मार्तंड वर्मा के कान भरना शुरू किया। मार्तंड वर्मा कहा कि तब यहां हम नहीं रहने थे, अभी कहा कि आ गए हैं तो हम जाएंगे नहीं। और बेचारा जस्ट आया ही था, 1663 में आया है और 1741 में पहली बार इसको लड़ना पड़ा। कौन सा लड़ाई? कोलाचीर का युद्ध। और इस लड़ाई में मार्तंड वर्मा की जीत हुई, डचों की हार हुई और उनको केरल छोड़ना पड़ा।
अब जब यहां छोड़ दिए तो अब 1757 की प्लासी की लड़ाई याद करो। प्लासी की लड़ाई में आपको याद होगा कि मीर जाफर हेड बना था, याद है सबको। अब मीर जाफर जब हेड बना तो मीर जाफर जितना चाहिए था उससे ज्यादा लॉर्ड क्लाइव को दे दी। अब मीर जाफर को लगा कि हमने गलती किया है, तो उस समय बंगाल में मीर जाफर को इनका क्षेत्र दिख रहा है कि यहाँ पे डच है, इनका जगह पिपली है, इनका जगह कासिम बाजार है। अब थोड़ा मीर जाफर पिपली और कासिम बाजार का उठ के बैठ के मिलन तेज की। अंग्रेजों को लग गया कि लगता है डचों से मिल जाएगा, इसीलिए अंग्रेज ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को नवाब बना दिया। बोलिए मीर कासिम के नवाब बनने का कारण यही है, कारण बगल में ही पिपली है, बगल में ही कासिम बाजार है, इसीलिए इसको हटा दी। अब जब हटा दिया तो इन लोग भी बेचारा कितना क्या करता। अब यहाँ 1759 में अंग्रेज देखा कि इसको बंगाल से भगाना जरूरी, भयंकर लड़ाई लड़ा। लड़ाई का नाम है बेदरा का युद्ध। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, बेदरा किस नदी के किनारे है? हुगली। अब सारे बच्चे समझ गए होंगे बेदरा किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। और इस बेदरा के युद्ध में, इसी बेदरा में गांव का नाम है चिंसुरा, इसीलिए इसको चिंसुरा का भी लड़ाई कहते हैं। तो बेदरा की लड़ाई, चिंसुरा की लड़ाई, हुगली की लड़ाई, इस लड़ाई में ही फाइनली डच हार गए। और अंग्रेज एक ही काम कहा, अंग्रेज कहा कि सुनो, हम नहीं चाहते तुम भारत से जाओ, तुम केवल और भारत में कोई सेना नहीं रखोगे, प्रशासनिक काम भी बंद, सिर्फ व्यापारी काम करोगे और तुम्हारा कोठी का देखभाल अंग्रेजी सेना करेगी। शर्त बड़ा कठोर था कि तुमको प्रशासन लूटमार होगा हमसे लेना, हम तुमको हर जाना देंगे, लेकिन तुम्हारा आदमी नहीं रहेगा, जो देखभाल होगा हम करें। अब ऐसा उसको बांध दिया कि बेचारे को अब कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हुआ। और यही 1759 के बाद डचों का भारत में कहीं से कोई तरह की एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ बिजनेस रोल में है। और डच भी देखे कि जब हमको कोई लाभ बहुत नहीं है तो उन्होंने भारत को ही छोड़ के इंडोनेशिया का शिफ्टिंग किया। इसलिए इंडोनेशिया के क्षेत्र में अधिकार जैसे भारत में अंग्रेज का है, तो इंडोनेशिया में किसका है? डचों। तो डचों का ज्यादा ध्यान भारत पर रहा कि इंडोनेशिया पर रहा, वहां वो प्रशासनिक कार्य करते रह गए। तो अब नीचे जल्दी से लिख दीजिए, नीचे लिखो 1741 कोलाचीर के युद्ध, 1741 कोलाचीर के युद्ध, कोलाचीर के युद्ध में राजा मार्तंड वर्मा ने हराया, में राजा मार्तंड वर्मा ने हराया, मार्तंड वर्मा ने हराया। नीचे डबल स्टार का लिख दीजिए, भारत में डच साम्राज्य का पतन, भारत में डच साम्राज्य का पतन, डच साम्राज्य का पतन, बेदरा, बेदरा ब्रैकेट में हुगली, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, बेदरा हुगली डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल के युद्ध में हुआ, के युद्ध में हुआ, जहां अंग्रेज विजयी हुए, जहां अंग्रेज विजयी हुए, अंग्रेज विजयी हुए। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग देख लिए पुर्तगाल, डच, डेनिश और लास्ट वन फ्रांसीसी देखेंगे। आज इतना ही स्टेप आपका चलेगा, फ्रांस तक के बाद कंप्लीट। कल हम लोग पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी और उनका मराठा और सिख के साथ भारत में पूरे विस्तार प्लासी बक्सर कल सब करेंगे। और कल हम लोग 1857 के पूर्व तक पहुंच जाए, उसके बाद फिर लोड कम जाएगा। वहीं तक मॉडर्न में लोड है, वहां तक जो बच्चे एकदम सीरियस है तो आगे लोड कम जाएगा। वहां तक थोड़ा भी ट्रिंग मारा, इस अगर जगह होगा क्लियर नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगी तुमको। नीचे हेडिंग दीजिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सुनेंगे आप, डेनिश का मतलब बोलो, डेनमार्क। ध्यान दीजिए, डेनिश का मतलब क्या हो गया? डेनमार्क। अब सुन लीजिए, डेनमार्क में क्या है? राजा का नाम है क्रिस्टन फोर। देखो इनकी स्थिति थोड़ा बड़ा खराब, डेनिश की स्थिति खराब इसलिए है क्योंकि डेनिश डेनमार्क है, नॉर्वे के बगल में बहुत छोटा सा देश डेनमार्क, और पहले डेनमार्क नॉर्वे के ही कब्जा में था। तुमको जान के गहरा आश्चर्य होगा, बाद में यही डेनमार्क ग्रीनलैंड पे कब्जा किया। आपको बताएंगे ग्रीनलैंड में आज भी डेनमार्क का कब्जा। अमेरिका कहता है कि अमेरिका महादेश में है, तुम यूरोप में हो, भारत में कैसे 61 तक सोचो पुर्तगाल। उसी तरह आज भी डेनमार्क पर सोचिए कि कब्जा रखा है ग्रीनलैंड पर, और ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका में। और अमेरिका कह रहा है कि जितना कीमत बोलो हम दे देंगे, हमारे बगल में, तुम यूरोप में आराम से रहो ना, पैसा देते हैं, कुछ शुरू करो। लेकिन कहता है कि नहीं, हमको बेचना ही नहीं है, कीमत से क्या मतलब मेरा। अब देखिए, डेनमार्क और नॉर्वे ये दोनों पहले एक था, और दोनों के राजा डेनमार्क के ही बनते थे। और क्रिस्टन फोर थोड़ा एक्टिव बना कब? जब वो देखा कि पुर्तगाल तो गया, डच भी चला गया, हॉलैंड इसका पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देश चले जाए तो पड़ोसी में थोड़ा सा होता है एक्टिविटी, और इसी कारण से ये देख क्या रहे हैं, ये देखे कि भारत में, कोचिन में पुर्तगाल और इंडोनेशिया में पहुंचा हुआ है डच, तो ये कहे कि तो श्रीलंका में हम लोग धरते, सब स्टेप रहे। लेकिन देखो धीरे धीरे इनकी कहानी बड़ा दिलचस्प मोड़ में आएगी। क्रिस्टन फोर जब मरेंगे तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा, साम्राज्य बड़ा स्थिति खराब हो जाएगी। यहां तक होगी कि नॉर्वे भी डेनमार्क से अलग हो जाए। और खराब स्थिति जब तुम सुनोगे तुमको गहरा असर होगा। डेनमार्क बिजनेस कम पायरेसी ज्यादा करता था। पायरेसी समझते हो? डुप्लीकेट बनाना, नकली माल। अब देखो दो तीन तरह के, एक है पुर्तगाल, वो लूटमार ज्यादा करता था, और डेनमार्क पायरेसी डुप्लीकेट देखता था, क्या सामान बिक रहा है उसका वो डुप्लीकेट बना के वही नाम लिख के कम में बेच दे। तो डुप्लीकेट चाइनीज तो चीन वाला, पायरेसी का मतलब डुप्लीकेट है, और उसमें उतनी मजबूती नहीं रहेगी जो ओरिजिनल में। और इसी कारण सारे बच्चे समझ रहे कि कोई पायरेसी चीज है तो क्या पायरेसी चीज ज्यादा चलेगा। एक तो एक पायरेसी के कारण बदनाम, जब कोई सामान जल्दी टूट जाए, कैसे हम लोग जल्दी टूट जाता है कहते लगता है हाँ चाइनीज, उसी प्रकार से उस समय कुछ है तो कहता था लगता है डेनमार्क वाला बेच दिया, तो ये बदनाम है, तो बदनाम वाला ज्यादा चलेगा। तीसरा सबसे ज्यादा इनको झटका कब लगा? जब पूरे डेनमार्क पर और पूरा नॉर्वे पर हिटलर कब्जा कर लिया। अब देखो फ्रांस का एक हिटलर, अब हिटलर क्या किया? पूरा डेनमार्क जीत गया। तब डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा जब डेनमार्क नहीं? बोलो बीच में ये अपने लुप्त हो जाए। अब सॉरी नेपोलियन, ध्यान दीजिए, नेपोलियन नहीं, हाँ नेपोलियन बोनापार्ट, इसमें 1813-14 की बात चलेगा। नेपोलियन जीत गया, हिटलर भी जीतेगा, लेकिन हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में जीतेगा। हिटलर भी जीतेगा, हिटलर भी पूरे क्षेत्र जीतता है, वो भी नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड सब पर कब्जा करता है। लेकिन हिटलर कब्जा कब करेगा? 1939 में। अभी हम लोग चल रहे हैं 16, 17, 18 वाला फेज, और इसके फेज में हम लोग का नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट जब इनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तब हुआ कि अब क्या करें? तो नेपोलियन कहा हम भारत नहीं जाएंगे। तो जितने डेनमार्क के लोग यहाँ कोठी बनाए हुए थे, चुपचाप यहीं स्टोव जलाए, खाए पिए, मजे में पड़े रहे कि वहां से कोई संपर्क नहीं, लेकिन यहाँ ठीक से रहो। तो देखिए अब इनकी स्थिति बहुत खराब होगी, 2 स्टेप नहीं 3 स्टेप में आए। अंतिम होते होते डुप्लीकेट चीज था ही, अंग्रेज कहा कि भाई जो है बेचना तो हमको, हम देते हैं पैसा ले जाओ। यूरोप में भी कहा कि तब बोली लगाओ, और तुम देखोगे उसी में निकोबार अंडमान जो नाम सुने हो, निकोबार पर भी यही कब्जा किए थे और वो भी बेच देंगे। धीरे धीरे जितना इनका क्षेत्र होगा, ये डेनमार्क के लोग अंतिम में कोशिश खूब की। आगे देखोगे दूसरे चरण में जब आएंगे तो बंगाल में बहुत बड़ा पहला यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और इनके द्वारा स्थापित पहला यूनिवर्सिटी है जो आज तक चल रहा है।
अब सोच लो, बंगाल का जगह देखेंगे कौन सा, श्रीरामपुर, और श्रीरामपुर जो देखोगे इन्हीं द्वारा स्थापित होगा और पहला यूनिवर्सिटी होगा जिसमें सर्टिफिकेट पढ़ो इंडिया में और सर्टिफिकेट डेनमार्क से बन के आएगा। आजकल के तो तुम लोग सोच लो सिंपल सिंपल पढ़ाई करो, और उस समय बंगाल में जो खोला तो लड़के की परीक्षा यहाँ होगी, कॉपी डेनमार्क में जचाएगा और वहां से मार्कशीट बन के आएगा, डेनमार्क के मोहर लग के मिलेगा। इतने बड़ी यूनिवर्सिटी डेवलप किए, तो आज भी बंगाल में श्रीरामपुर जो जगह है वो डेनमार्क के लिए फेमस। तो डेनमार्क की अब कहानियों पर ध्यान दीजिए, अब आपको बातें क्लियर हो गई है, बेसिक बात अब समझ में आ जाएगा। डेनमार्क के राजा कौन है, क्रिस्टन फोर। 1616 ईस्वी में इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया और 1618 में सिलोन द्वीप, सिलोन माने श्रीलंका, और श्रीलंका में गैजेट जगह है, यहाँ पे कैंडी वंश का शासन चल रहा था, उन्होंने इसे व्यापार का परमिशन दे दिया और व्यापार पहला कोठी कहा कि ट्रैंको माली। देखो ट्रैंको बार और ट्रैंको माली में अंतर, जब कहेंगे ट्रैंको माली श्रीलंका, और आपको ध्यान रखना है डेनमार्क सबसे पहले श्रीलंका के ट्रैंको माली में अपना व्यापारिक कोठी किया। क्या ये भारत में है? नहीं, तो भारत की व्यापारिक कोठी में ट्रैंको माली नहीं आया। हम लोग केवल जानेंगे कि 1618 में किया। अब इनका ट्रैंको वाला ही ज्यादा सेट हो रहा था, इसलिए उधर थे ट्रैंको माली, इंडिया में आए तो ट्रैंको बार, ये इनका फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए 1620 में तमिलनाडु में स्थित है कौन, ट्रैंकवे बार, और यहीं पर तंजौर का जो क्षेत्र है ये पहला व्यापारिक कोठी किए और वहां एक किला बनाए डेंसवर्क फोर्ट, और ये डेंसवर्क फोर्ट जो किला है इनकी सबसे मजबूत किला था। किला का मतलब एकदम चारों तरफ से घेर के गेट फाटक ऐसा कि अंदर से बंद कर दें तो बाहर से कितनों पत्थर फेंकते रहे, 50 को चोर आ जाए कुछ नहीं करे, ये इनकी किला होती थी। तो आपसे पूछा जाएगा धीरे धीरे सब किला ध्यान रखना, आपसे कहा जाएगा फोर्ट विलियम किला, तो अंग्रेज की किला होगी। फोर्ट विलियम किसकी किला होगी, अंग्रेज का। आपसे पूछा जाएगा डेंसवर्क फोर्ट, तो डेंसवर्क फोर्ट किसका है, डेनमार्क की किला होगी। ये किला कहां है, ट्रैंकवे बार। अब धीरे धीरे मानचित्र आपको समझाएंगे, तो मानचित्र में आपको समझना है कि तमिलनाडु में इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहां है, ट्रैंकवे बार में, उसके पहले ट्रैंको माली में। ट्रैंको माली कहां है, श्रीलंका, ट्रैंकवे बार तमिलनाडु में है। अब ध्यान दीजिए 1625 में इन्होंने फिर कहा है पिपली व्यापारिक कोठी किया, पिपली कहां, बंगाल में, तो पिपली में भी आ गए। अब ध्यान से समझें, ये खुद जाने जाते थे किसके लिए, पायरेसी के लिए। पायरेसी में नकली सामान, क्वेश्चन पूछेगा कौन जो यूरोपीय कंपनियां लूट मार के लिए प्रसिद्ध, पुर्तगाल, पायरेसी के लिए डेनमार्क। अब ध्यान दो 1642 में मुगल बादशाह कौन है, शाहजहां। इसी के समय अब ध्यान दें ये खास शाहजहां के फेज में ये आए हैं पिपली, इस फेज में बंगाल में इनका खास विकास है। बंगाल में अभी देखो मेन जगह है श्रीरामपुर, श्रीरामपुर में अभी इस फेज में नहीं आते। इस समय पहला राजा कौन है, क्रिस्टन फोर। 1648 में इसकी मृत्यु हो जाती है और जब ही मरा नया राजा को कोई मतलब नहीं है, 1650 में द एंड हो। अब सोच लो बना है 1616 में, आज 1650 में काम खत्म। अब सोच लीजिए बहुत कम फेज। अब इस समय हम लोगों को ध्यान रखना है क्रिस्टन फोर के मरने के बाद ऐसा नहीं कि एकदम बंद हो जाए, अब नया राजा जो बनेगा वो देखेगा देखो वहां से आना बंद हो गया, तो इन लोग बेचारा डेंसवर्क फोर्ट कहां है, तमिलनाडु, चुपचाप अपने आप को बंद रखेगा कि बस चुपचाप यहीं रहिए खाई। अब जो अगला राजा बनने जा रहे हैं, दूसरा चरण जो इनका शुरू होगा वो थोड़ा पढ़ा लिखा, दूसरा चरण में समझदार होगा, एक ऐसा पादरी को भेजेगा उसको समझाएगा कि सुनो बिजनेस हो चाहे नहीं, इंडिया पकड़े हो तो ईसाई धर्म का प्रचार करो, हमको मत बचे पैसा, ईसाई धर्म का प्रचार होगा तो कुछ पुण्य तो होगा। और इसीलिए उसने अब दूसरे चरण की जो बात की उसमें खास जो देख रहे हो यह दूसरा फेज इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी में आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको अगले राजा का नाम क्या है, फ्रेडरिक चार। और फ्रेडरिक चार का दो तीन काम बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति को कहा कि वहां पूरे पूरे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और उस व्यक्ति का नाम तुम देखोगे कि इसमें विलियम कैरी है। इस व्यक्ति का नाम क्या है, विलियम कैरी। विलियम कैरी का मेन एक ही उद्देश्य होगा, बिजनेस करिए कि ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार। और ये विलियम कैरी का ध्यान दोगे कि इसमें खास ईसाई धर्म के प्रचार पे है। इनके समय मेन ध्यान दो निकोबार, आपको ध्यान रखना है कि अंडमान निकोबार में, निकोबार ऊपर है कि नीचे, ऊपर अंडमान पर अंग्रेज कब्जा किया था, निकोबार खाली था, तो इन्होंने क्या किया, निकोबार पर न केवल अधिकार किया बल्कि खेती का भी अंतिम ट्राई किया, धान रोपाएगा कि नहीं, वहां करते हैं लेकिन सफल नहीं हो, फिर भी द्वीप रखे रहे, चलो यहाँ पर कुछ लोग रहेंगे, बिजनेस के लिए तो आदमी नहीं है लेकिन चलो निकोबार हमारा है। और किसके समय निकोबार पर कब्जा है, फ्रेडरिक के समय, इसलिए निकोबार द्वीप का ही नाम क्या है, फ्रेडरिक द्वीप। आपसे पूछा जाएगा फ्रेडरिक द्वीप तो अंडमान का नाम होगा कि निकोबार, निकोबार का नाम हो जाएगा। 1696 ईस्वी में इन्होंने एक जगह है कौन, एडवातोर, जगह का नाम क्या है, एडवातोर, ये कहां है, केरल, वहां अपनी व्यापारिक कोठी अपनाया। 1755 में इन्होंने जगह कौन है, श्रीरामपुर, या इसको श्रीरामपुर कहते हैं, मेन नाम यह है श्रीरामपुर। और श्रीरामपुर बोलो कहां है, उड़ीसा में रहने लायक। श्रीरामपुर कहां है, बंगाल, श्रीरामपुर कहां है, बंगाल, और बंगाल में इन्होंने अपना प्रधान केंद्र किया श्रीरामपुर। अब ध्यान से समझें, इन्होंने अपना एक और केंद्र स्थापित किया बालासोर, बालासोर कहां है, उड़ीसा। और अब जल्दी से सभी केंद्र का नाम याद करो। पहला नंबर श्रीलंका में हम लोग देखे ट्रैंको बार या ट्रैंको माली, श्रीलंका में जल्दी बोलिए, तो श्रीलंका में माली, और भारत में ट्रैंको बार। ये ट्रैंको बार किस राज्य में, कहां हो गया, तमिलनाडु। फिर हम लोग देखे एडवातोर केरल, एडवातोर केरल, ट्रैंको बार तमिलनाडु, एडवातोर केरल, निकोबार द्वीप का नाम फ्रेडरिक द्वीप, और श्रीरामपुर कहां, बंगाल। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने फिर धीरे धीरे अपना नाम ही चेंज कर दिया, और यही आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम एशियाटिक कंपनी रखा कि हम एशिया में कहीं बिजनेस करेंगे, भारत में जरूरी नहीं है। और इन्होंने चीन का एक क्षेत्र है कौन, कैंटन, वहां से चाय का बिजनेस शुरू। अब ध्यान दीजिए, एशियाटिक कंपनी किस कंपनी का परिवर्तित नाम, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम क्या है, एशियाटिक। और 1777 ईस्वी में केवल व्यापारिक कार्य इनका हो गया, प्रशासनिक कार्य नॉर्वे और डेनमार्क सरकार कहा कि हम देखेंगे, उनकी डिपार्टमेंट हो गई कि जो यहाँ पर कुछ होगा तो सरकार समझेगी, केस करो तो वहां भेज, जो हम भेजे हैं उस सिर्फ बिजनेस करो। और यही नेपोलियन बोनापार्ट का फेज अब आ जाएगा। इस समय नेपोलियन बोनापार्ट न केवल डेनमार्क बल्कि नॉर्वे भी जीत जाएगा, और तब उसके बाद इनका फेज थोड़ा सा कमेगा। इस समय हम लोग ध्यान दीजिए, फिर एक फेज में तीसरा चरण, ये फ्रेडरिक कौन है, 6। और श्रीरामपुर विश्वविद्यालय, बंगाल में पहला प्रिंटिंग प्रेस भी इन्हीं के समय हुआ। देखो गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल, बंगाल में पहला प्रिंटिंग प्रेस डेनमार्क। आपसे पूछा जाएगा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाल, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। बंगाल में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया, तो डेनमार्क हो जाएगा। श्रीरामपुर विश्वविद्यालय कहां है, पश्चिम बंगाल, और कलकत्ता में स्थित है श्रीरामपुर। इस श्रीरामपुर का ही मॉडर्न नाम कलकत्ता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता में ही जगह है। इसको स्थापित कौन किया, विलियम कैरी। कलकत्ता में जाओगे तो इसके नाम से रोड है विलियम कैरी रोड, और विलियम कैरी रोड में जाइए तो पहुंच जाओगे श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी। उस समय जो यूनिवर्सिटी शुरू हुआ आज भी कंटिन्यू,
और अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लोग बिजनेस नेपोलियन बोनापार्ट के कब्जा के बाद चौपट हो, केवल जो किला बनाए चुपचाप वहीं पड़े रहे। अंतिम में अंग्रेज इनसे कहे कि तुम्हारे पास ट्रैंको बार है और श्रीरामपुर है, दो जगह बड़ा बढ़िया बढ़िया है, बोलो कीमत बोल। एक निकोबार द्वीप है, इस सब का बराबर कीमत मांग। अंग्रेज कहा कि भाई ये दोनों तो समझ में आता है कि इधर आदमी रहता है, इन निकोबार में कौन रहेगा, तुम ऐसा करो 1845 में कि हमको ये दोनों दे दो, बाकी तुम निकोबार रखे रहो। गांव में होता ना, किसी को जमीन बेचना है तो जो अच्छा है खराब है सबका एक ही रेट मांगता है, तो जिसको खरीदना है वो कहेगा कि ये वाला हमको दे दीजिए, वो समझते रहे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है 1845 में ट्रैंको बार और श्रीरामपुर को कौन खरीद लिया, अंग्रेज। डेनमार्क से परचेज कर लिया, पैसा दिया, इसमें लड़ाई वड़ाई डेनमार्क नहीं लड़ा, इस सीधा सीधा सरकार पलटी है, नेपोलियन बोनापार्ट से उसकी स्थिति खराब हुई है, इसके कारण बेच करके इस पूंजी को वहीं निवेश किया। और तुमको जान के और गहरा असर होगा, डेनमार्क एकमात्र ऐसी कंपनी रही जो जितना पूंजी लगाई वो घाटे में गई, कारण डुप्लीकेट बनाता था, कारण इनका जो भी लोग रहे, इस सब लोग वहां से कुछ हो यहाँ पे कुछ करे, कंट्रोलिंग नहीं रहा। और तब 1869 में फाइनली फिर इसको लगा कि तब केवल निकोबार के लिए हम डेनमार्क से जाएंगे, अंग्रेज को बुलाया कि जाओ जितना देना ले लो, इसको भी पैसा दे दो। और इसी कारण देखिए 3 जगह इनका एकदम इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, एक श्रीरामपुर, ट्रैंकोबार, निकोबार, ये डेनमार्क का क्षेत्र। तो डेनमार्क के क्षेत्र में हम समझते हैं कि आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि जब हम कहें यह ऐसे, तो आपको बिल्कुल समझना है कि श्रीलंका में कौन है, ट्रैंको माली, तमिलनाडु में ट्रैंको बार, बंगाल में जल्दी बोलिए से रामपुर, और तब हम लोग देखें कि यह कौन है, निकोबार। यह बेल्ट इनका खास रहा। दूसरा हम लोग देखें कि एक जगह और बनाए उड़ीसा में बालासोर, उड़ीसा में कौन है, बालासोर। तो हम लोग अभी इनको मानचित्र पर देखेंगे तो आपको देखो यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, कौन यूरोपीय कंपनी भारत में बिना लड़े हुए युद्ध अपना साम्राज्य छोड़ दिया, तो डेनमार्क है, इसको भारत में लड़ने की जरूरत नहीं रही। कौन ऐसा यूरोपीय कंपनी था जिसका भारत में साम्राज्य कई चरणों में चला, डेनमार्क। इनके जब शासक बदले ब्रेक लग गए, फिर हम लोग देखें इनका साम्राज्य खत्म होने से भी ब्रेक लग गए। तो इस 2-3 चीज काफी इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क अपनी सारी संपत्ति किसको बेच दी, अंग्रेज को, और इसीलिए इन क्षेत्रों पर अंग्रेज का ही अधिकार हो गया। तो जल्दी से लिखे, फिर हम लोग मानचित्र बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। नीचे लिखते हैं डेनमार्क, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नीचे लिख दो डेनमार्क। डेनमार्क के राजा क्रिस्टियन IV, डेनमार्क के राजा क्रिस्टियन IV के समय स्थापित, क्रिस्टियन IV के समय स्थापित। नीचे डैश लिख दो 1618 में, 1618 में श्रीलंका के ट्रैंको माली, श्रीलंका के ट्रैंको माली, ट्रैंको माली में व्यापार प्रारंभ। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दो 1620 में भारत में पहला, 1620 में भारत में पहला ट्रंकवे बार, ट्रंकवे बार ब्रैकेट में तमिलनाडु, तमिलनाडु में डेंसबर्ग फोर्ट, में डेंसबर्ग फोर्ट, फोर्ट मींस किला होता है, डेंसबर्ग फोर्ट का निर्माण, डेंसबर्ग फोर्ट का निर्माण, डेंसबर्ग फोर्ट का निर्माण। नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखिए दूसरी बार फ्रेडरिक IV के समय, दूसरी बार फ्रेडरिक IV के समय पुनः प्रारंभ, पुनः व्यापार प्रारंभ, फ्रेडरिक IV के समय पुनः व्यापार प्रारंभ। नीचे लिख दो 1696 में, 1696 में एडवातोर, एडवातोर कहां है, केरल, एडवातोर केरल, 1755 श्रीरामपुर, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, बालासोर उड़ीसा, बालासोर उड़ीसा। नीचे 1756, 1756 निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप ब्रैकेट में फ्रेडरिक द्वीप, फ्रेडरिक द्वीप पर अधिकार, फ्रेडरिक द्वीप पर अधिकार। चलिए नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए विलियम कैरी द्वारा, नीचे स्टार लगा के डैश लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विलियम कैरी द्वारा श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, विलियम कैरी द्वारा श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, विलियम कैरी द्वारा श्रीरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना। नीचे डैश लिख दीजिए बंगाल में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, बंगाल में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। नीचे डैश के स्टार लगा के लिख दो 1845 में, 1845 में ट्रैंको बार और श्रीरामपुर, 1845 में ट्रैंकवे बार और श्रीरामपुर, ट्रैंकवे बार और श्रीरामपुर तथा 1869 में, तथा 1869 में निकोबार, 1869 में निकोबार अंग्रेजों को बेचा, अंग्रेजों को बेचा। नीचे लिख दीजिए डेनमार्क का भारत पर, भारत में व्यापारिक कोठी, मानचित्र में बना लो, डेनमार्क का भारत में व्यापारिक कोठी, डेनमार्क का भारत में व्यापारिक कोठी, डेनमार्क का भारत में व्यापारिक कोठी। जल्दी पहले यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम लोग निचले सेक्टर में चलेंगे, बोलो इसका नाम क्या है, ट्रैंकवे बार, नीचे रहता तो ट्रैंको माली। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो बताओ केरल में एडवातोर, एडवातोर ये कहां है, केरल। उड़ीसा में बालासोर, बालासोर यहां पे पिपली, पिपली में भी रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कलकत्ता में है श्रीरामपुर, श्रीरामपुर। इसके बाद हम लोग देखें कि इनका एक और द्वीप है निकोबार, निकोबार द्वीप। अब ध्यान से समझिए, आपको ध्यान रखना है ट्रैंकवे बार जो देख रहे हो ये इनका प्रथम है,
ट्रैंक्वेबार प्रथम है और प्रथम सभी का रखना है तो आपको जल्दी जल्दी याद करो। पुर्तगाल का प्रथम कोचिन, डचों का प्रथम मसूलीपट्टनम और डेनिस का प्रथम ट्रैंक्वेबार। ट्रैंक्वेबार कहां है? तमिलनाडु में। तो इसका जल्दी से मानचित्र बना लीजिए। हम समझते हैं तो सबसे आसान में रहा। मेन तीन ही क्षेत्र आपको ध्यान ही रखना था, एक बंगाल में सेरामपुर, तमिलनाडु में ट्रैंक्वेबार और एक न्यूकेबार द्वीप। बस ये डेनमार्क का है। डेनमार्क मेन फेमस पायरेसी के लिए, इनका व्यापार सबसे घाटा में चलने के कारण सब बेच दिए। अब मेन आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ज्यादा बढ़िया से समझना है 15 मिनट तुमको। नीचे हेडिंग दे दीजिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आज फ्रांसीसी तक निकल जाएगा। अगले क्लास में पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा, सिख, पूरा अंग्रेज का साम्राज्य का विस्तार। ये पूरा अगला दिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कल का होगा। कल के क्लास से तय हो जाएगा मॉडर्न आपका कितना बढ़िया होना है। और ध्यान दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद तब फिर एक बार मानचित्र बनाए। अब बोलो इसी मानचित्र में दोनों और बनाए, याद है? बना सकते हो ना? और तब अंग्रेज पहले कर लेना, तो तब एक ही में सब बनाएंगे, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए नीचे हेडिंग दे दो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए ध्यान दीजिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़िया से ध्यान दो। सुनोगे एकदम ध्यान, जहां एक जगह रहा तो क्लियर होते चला जाएगा। देखिए इंग्लैंड और फ्रांस ये दोनों पड़ोसी देश हैं यूरोप के, और दोनों में भैंसा की लड़ाई थी। भैंसा की लड़ाई का कारण क्या है वो सुन लो। कारण था कि पहले फ्रांस यूरोप का सबसे मजबूत देश था। सुनोगे, यूरोप में सबसे मजबूत फ्रांस था और बिजनेस में आगे इंग्लैंड बढ़ रहा था। अब गांव में मुखिया जी सबसे बड़ा रहे, अब मालूम चले कि सुखिया जी के बेटा तेज बन रहा है, तो लड़ाई तो होना ही होना। और इंग्लैंड बिजनेस में आगे बढ़ रहा है। और पहले कहा जाता था कि फ्रांस को सर्दी लगती थी तो यूरोप छींकता था। पूरे यूरोप में फ्रांस का प्रभाव, और फ्रांस देखा कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज बड़ा आगे बढ़ रहा है। तो फ्रांस के राजा थे लुई 14वां, बड़ा कट्टर कठोर राजा। इतना कठोर कि कहते थे मैं ही राजा हूं और मेरा हर बात कानून है। इनसे कोई कह दे अगर कि जी चोरी करके आया है, छोड़ दो इसको, जी दोनों भाई है लड़ रहा था, दोनों को लटका दो। और कोई पूछ दिया कि जी ऐसा का है, इनको भी लटका दो। मेरा हर बात कानून है, कुछ नियम नहीं, हम जब बोल दिए मूड में वो समझो कानून। इतना टाइट आदमी है लुई 14। अब ध्यान दो लुई 14वां तक तो ठीक ही ठाक रहा, 15वां 16वां आते आते फ्रांस में क्रांति हो जाएगी। अब ध्यान से सुनोगे, उसी में नेपोलियन बोनापार्ट फिर हेड बनेगा। तो पहले अभी सुन ले, लुई 14वां का एक बहुत अच्छे सलाहकार था और इस सलाहकार का नाम था कोलोन। और ये जो देख रहे हो कोलबर्ट इनके सलाहकार हैं। और कोलबर्ट जो देख रहे हो ये सलाहकार उनको सलाह दिए कि देखिए अंग्रेज आगे निकल जाएगा, इसीलिए हम लोग को भी भारत में बिजनेस करना चाहिए। कोलबर्ट के सलाह पर लुई 14वां कहता है कि तो ठीक है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होगा। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को सुनाता है भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन है? कोलबर्ट। ये कोलबर्ट कौन है? लुई 14वां के सलाहकार। बोलो क्लियर है सबका? अब ध्यान दीजिए, यही कोलबर्ट के सलाह पर 1664 में जो कंपनी बनी वो था कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल। कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल, यही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। अब ध्यान दीजिए, इसके पहला महानिदेशक कौन बने? फ्रांसिस कैरो। अब देखो फ्रांस भी अंग्रेज मॉडल पे चल रहा है, गवर्नर भेज रहा, और इनके जो गवर्नर आएंगे वो भारत आने के बाद बिहारी बुद्धि सीख जाएंगे। फ्रांसीसी से तो अंग्रेज सीखे, आएंगे सामान बेचने और धीरे धीरे देखेंगे कौन राजा के किधर लड़ा दे। धीरे धीरे ये अपना नया तितर लड़ाने के फेर में लग जाएगा। और ये जो लड़ाना सीख जाएंगे तो अंग्रेज बड़ा आश्चर्य करेगा, कह तुमको सामान बेचना है यार कि राजा, कहा सब सामान तुम बेचते रहो, हमको इसी में ज्यादा आनंद आता है। और अंग्रेज इससे जब सीख गया तो वही अंग्रेज बंगाल में ट्राई मारा, जो पलासी की लड़ाई। देखो अंग्रेज से पहले फ्रांसीसी दक्षिण भारत में तबाही मचा के रख देगा राजा। अब इसमें देखोगे अनवरुद्दीन जो दक्षिण भारत के जब तक रहेंगे हेड, तब तक हैदराबाद को चलेगा। उसके बाद देखोगे धीरे धीरे स्थिति, हैदराबाद के निजाम जैसे ही मरेंगे स्थिति बहुत खराब हो। तो ये आपसे पूछा जाएगा भारतीय राजनीति में पहली बार दिलचस्पी किसने लिया? तो फ्रांस होगा, इंग्लैंड नहीं मारता। कई लड़के तुरंत देता है भारतीय राजनीति में पहली बार दिलचस्पी, सोचता है पलासी की लड़ाई। उससे पहले फ्रांस देखोगे दक्षिण में कई खेल करेगा। अब ध्यान दीजिए, तो कैरो जो है ये अब देखो सब डिपार्टमेंट बांट रहा है। एक कह रहा है कि पहला केरल धरा, दूसरा कहा इंडोनेशिया धर लिया, तीसरा श्रीलंका धर रहा है, तो चौथा कहा अफ्रीका के सबसे नीचे वो द्वीप है मेडागास्कर, उसी को धर। ट्राई कैरो किया मेडागास्कर का, लेकिन परमिशन नहीं मिला, वो असफल हुआ। अब पहली बार 1668 में औरंगजेब से परमिशन मिला, कहा सूरत, और सूरत में इसने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित किया। तो सभी बच्चे तेजी में बताओगे, पुर्तगाल का पहला कोठी कोचिन, अगर डच का कहें मसूलीपट्टनम, डेनमार्क का कहें जल्दी बोलिए ट्रैंक्वेबार, और जब हम फ्रांस का कहें तो सूरत। ये बताओ सबकी पहली व्यापारिक कोठी क्लियर है सबका? अब ध्यान दो, सूरत में व्यापारिक कोठी इनकी स्थापित हो गई। 1669 में मरकारा में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित हुई, और ये मरकारा कहां है? मसूलीपट्टनम में। ये भी मसूलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश। तो मसूलीपट्टनम या मरकारा दोनों में जो चॉइस दे, जगह मेन मसूलीपट्टनम का कौन जगह है? मरकारा। तो मसूलीपट्टनम में इनका दूसरा है, तो दोनों याद करोगे, पहला सूरत, दूसरा मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम का जगह का नाम मरकारा। अब देखिए फ्रांसीसी धीरे धीरे दोनों जगह, एक साइड में सूरत और एक साइड में मसूलीपट्टनम, दोनों हिस्सा पकड़ ली। अब इनकी बिजनेस शुरू हो गई। धीरे धीरे अब ज्यादा दिलचस्पी इन हिस्सों में ही लेने लगे, इनको इधर ही ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। और इसी कारण से अब देखिए इन्होंने फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में, ध्यान से समझना फ्रांसीसी की बस्ती समझो, फ्रांसीसी मेन जगह कौन है? पांडिचेरी। यहीं पर सबसे पहले इन्होंने अपना पूर्णतः किलाबंद एक बढ़िया से व्यापारिक कोठी बनाया। देखो पहला नंबर कहां है? सूरत, दूसरा नंबर मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम कहां है? आंध्र प्रदेश, और ये कहां है? पांडिचेरी। और पांडिचेरी के बाद फ्रांसीसी देखे कि सब बंगाल पकड़ रहा है, बंगाल में पिपली, कासिम बाजार, बंगाल में आपने देखा कि इधर चटगांव, सब पहले बंगाल का ही पार्ट था। अब इन्होंने क्या किया? बंगाल में अपनी एक बस्ती बसाई कि जितना फ्रांस से आएगा वहीं जमीन लेके बस जाओ। इस बस्ती का नाम चंद्रनगर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर कहां थी? पश्चिम बंगाल। ये कंप्लीट बस्ती है, ये बस्ती का मतलब यहां फ्रांसीसी लोग पूरे रह रहे। अब ध्यान दीजिए 1723 में इन्होंने नया जगह फिर कहां लिया? यनम, ये आंध्र प्रदेश। इसके बाद माहे, ये केरल, और फिर कराईकल, यही इन जगहों पर फ्रांसीसी, ध्यान से समझना, यही जो तुम देख रहे हो ना पुदुचेरी, यही पांडिचेरी, यनम, माहे और कराईकल, ये सब मिला के अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम क्या है? पांडिचेरी का पुदुचेरी। अब सुन लीजिए, ये पांडिचेरी आपसे पूछा जाएगा केंद्र शासित क्यों बनाया? फ्रांसीसी कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए। दमन और दीव को केंद्र शासित क्यों बनाया गया?
पुर्तगाली कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र शासित प्रदेश दो ही स्थिति में बनते हैं जिसमें केंद्र मॉनिटरिंग करते हैं। एक कारण वो प्रशासनिक हो सकता है जहां सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे दिल्ली, जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे लद्दाख, ये प्रशासनिक रूप से इतने महत्वपूर्ण है कि उसके लिए केंद्र शासित बनाना पड़ा। फिर हम लोग देखें कि ये पुदुचेरी, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, ये सभी जो क्षेत्र देख रहे हो, इन क्षेत्रों में प्रशासनिक इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ एक अलग कल्चर, और अगर सामान्य सरकार होगी तो वो कल्चर वहां सुरक्षित नहीं रहेगा, और इसीलिए तुमको जान के गहरा असर होगा। पांडिचेरी इधर है लेकिन उसका क्षेत्र सोचो माहे इधर है, माहे में कुछ होगा तो केस यहां जाके करना, अब माहे केरल तरफ, तो फिर भी सबको एक किया गया। कारण क्या था? सिर्फ एक कारण से कि सभी में एक ही तरह के कल्चर है। तो रट जाओ, पांडिचेरी, यानम, माहे, कराईकल, मेन क्षेत्र का यही है। फिर से सुनेगा, पांडिचेरी, यानम, कराईकल, माहे, माहे खाली उलट देना वो केरल, बाकी सब इधर तमिलनाडु के पार्ट में आ जाएगा। तो फिर से बताओ, पांडिचेरी, यानम, कराईकल, माहे, और इनकी बस्ती चंद्रनगर। बस्ती कौन है? चंद्रनगर। पहली व्यापारी कोठी जल्दी बोलिए, सूरत। दूसरी व्यापारी कोठी जल्दी बोलिए, तो मसूलीपट्टनम। अब सुन लो, इनके पूरे मानचित्र आपका क्लियर हो। जब हम कहें फ्रांसीसी बस्ती तो कहना सर बस्ती है चंद्रनगर, चंद्रनगर पश्चिम बंगाल। फिर हम कहें कि और व्यापारी कोठी, कहोगे समझ गए, पांडिचेरी, कराईकल, यानम, माहे, केवल माहे का अपोजिट साइड में जाएगा किधर? केरल, बाकी सब एक तरफ रहेगा। पहली व्यापारी कोठी कहां है? सूरत, और दूसरी व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम। तो अब बताओ, मानचित्र पर सही नहीं बन जाएगा तुमसे। अब ध्यान से सुन ले, अब यहां से इनके टर्निंग आएंगे कर्नाटक के युद्ध, लेकिन उसको पहले आप बढ़िया से सभी बात को यहां तक नोट करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश तक लिख दो, लिखो राजा लुई 14, राजा लुई 14, कोमा सलाहकार कोलबर्ट, सलाहकार कोलबर्ट, कोलबर्ट, डैश देखिए, नाम कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल, नाम कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल, यही हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का रहे हैं, कंपनी डेस इंडसे ओरिएंटल। नीचे लिख दो, पहला महानिदेशक कैरो, पहला महानिदेशक कैरो, कैरो, कैरो। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, फ्रांसीसी की व्यापारिक कोठी, फ्रांसीसी की व्यापारिक कोठी, फ्रांसीसी की व्यापारिक कोठी। सुन लीजिए, जो एक बार हमारे साथ मानचित्र पर चल दिए तो बस सारा बेस आपका क्लियर। मेन तो मानचित्र है, अब मजा आएगा लास्ट में। अभी हम देखेंगे कौन बच्चे किसी भी जगह को बनाने में सक्षम है। हम बोलेंगे कि तुमको डच का बनाओ, फ्रांसीसी का बनाओ, डेनिश का बनाओ, पुर्तगाल का बनाओ, टोटल मानचित्र पर होना चाहिए। सुनोगे ठीक से। पहली व्यापारिक कोठी इनकी कहां है? सूरत। आपको बताया सूरत यहां पे है, पहली व्यापारिक कोठी स्थापित हो गया, और यही आपका प्रथम व्यापारिक कोठी है। दूसरा व्यापारिक कोठी आपने देखा, ये जगह हो गया आंध्र प्रदेश में मरकारा, और मरकारा का ही जगह मेन कौन है? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम ये आपका दूसरा हो गया। ध्यान से सुनते जाओगे, मेन अब इनका सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहां पर 3 मेन तुमको देना है, और एक केरल में देना है और एक बंगाल में देना है। ये बंगाल वाली इनकी बस्ती है, और फ्रांसीसी बस्ती का नाम चंद्रनगर। देखो चंद्रनगर कलकत्ता में ही, तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रनगर कलकत्ता में ही है, और ये फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर हो गया। आगे प्लासी की लड़ाई पढ़ो, अंग्रेजों ने इसी चंद्रनगर पर हमला कर दिया, इसी कारण सिराजुद्दौला उससे लड़ा। तो आपको ध्यान रखना है फ्रांसीसी बस्ती का नाम क्या है? चंद्रनगर। यहां पर आपको ध्यान रखना है पांडिचेरी, यहीं पर आपको हमने बताया कराईकल, कराईकल। इसके बाद हम लोग केरल में सिर्फ देखे कौन है? माहे। केरल में कौन है? माहे। और एक इनका है यानम। सुनोगे, यानम, कराईकल, पांडिचेरी और माहे, ये आज के संदर्भ में चारों एक हैं, और इस चारों का ही एक केंद्र शासित प्रदेश नाम है पुदुचेरी। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी भी लास्ट तक रहेंगे, अंग्रेजों से लड़ाई होगी लेकिन फिर उनकी भी संधि वही होगी कि हम लोग केवल बिजनेस करेंगे, बाकी हमारा देखभाल आप करेंगे। इसी कारण इन क्षेत्रों में अंग्रेज फ्रांसीसी रह जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, सूरत, मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, कराईकल, यानम, माहे, चंद्रनगर। अब ये बताओ, इतना पेज क्लियर है सबका? अब केवल डेट लिख दो। बोलो सूरत में कब का डेट होगा? बोलिए, सूरत पहली व्यापारिक कोठी है ना, तो 1668। केवल एक में डेट लिख दीजिए, काम हो जाएगा। चलिए 1669 में मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम कहां हो गया? आंध्र प्रदेश। चलिए अब सुन लीजिए, अब आपको यहां के फेज में कलम रख देना है और बढ़िया से समझना है, क्योंकि क्लास का यहां इंपॉर्टेंट लेवल एक आ गया। जो बच्चे अब खूब बढ़िया से समझोगे तब क्लियर हो, थोड़ा कम ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुनो, पहले हम चाहते हैं कि आप एक मानचित्र समझो। सुनिएगा, जो लड़का इस मानचित्र को समझेगा तब आपका क्लियर होगा। बेसिक मानचित्र समझिए। आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है, उस समय की जो स्थिति है उसको आपको समझाएं। ये पूरा देखो, ऊपर में मराठा है, और ये पूरा जो देख रहे हो ये दक्कन का क्षेत्र है, और दक्कन के क्षेत्र को हैदराबाद का क्षेत्र कहते थे, और हैदराबाद में निजाम होते थे। सुनेगा, पहले निजाम और बंगाल में ध्यान दीजिए, नवाब में अंतर है। कई नवाबों का हेड निजाम होता था। पहले बात को समझना, जिन क्षेत्रों पर प्रशासनिक और आर्थिक दोनों जिम्मेवारी एक व्यक्ति को हो तो वो नवाब, और कई नवाबों की जो नियुक्ति करे और नवाबों का नवाब को निजाम। बात समझो, निजाम का मतलब नवाब से भी बहुत ऊपर का चीज, इसके अंडर में कई नवाब हों, और इसी के अंडर में इस साइड में बहुत इंपॉर्टेंट नवाब थे, और इस जगह का नाम था कर्नाटक। सुनेगा ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कर्नाटक यहाँ है, आज ना है। हम लोग जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय कोरोमंडल तक ही कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनेगा, उस समय कई लड़के को कर्नाटक का युद्ध करेंगे तो बैठ करके इधर लड़ते रहेगा, उधर कर्नाटक नहीं है। पहला दिमाग में सेट करो, इसलिए हम तुमको मानचित्र बना रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आपने देखा कि फ्रांसीसी है, तो फ्रांसीसी का बेल्ट यह है, और उस बेल्ट में यहाँ पे जो नवाब होते थे वो कर्नाटक के नवाब थे, और ये कर्नाटक के नवाब हैदराबाद के निजाम के अंडर में थे। अब बोलो, बात क्लियर है सबका? इस साइड में जो हिस्सा है मैसूर का बेल्ट, बाद में देखोगे कि मैसूर टीपू सुल्तान, हैदर अली, तो अभी बाद में आएंगे। पहले इधर जो देख रहे हो केरल, ये केरल में अभी हम लोग देखे कि कालाचोर वंश देख रहे हैं, तो ये केरल वही है। बाकी ये जो हिस्सा बाद में केरल का कालाचोर वंश जो देख रहे हो वो डेवलप कर जाएगा धीरे धीरे एक नया नाम है जिसका नाम है मैसूर। उस समय मैसूर नहीं है, अभी कालाचोर है, और इस समय इधर कर्नाटक है। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग कहेंगे कि कर्नाटक ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक। तो अभी का कर्नाटक का मतलब आपको बताना है कोंकण तट है कि कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की बात कर रहे हैं, ये कोंकण तट है, ये मालाबार तट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है, फ्रांसीसियों की लड़ाई हुई मालाबार तट पर, कोंकण तट पर और कोरोमंडल तट पर, तो कोरोमंडल तट आंसर होगा। इस समय कर्नाटक कोरोमंडल तट के सहारे स्थित। आज का कर्नाटक कोंकण तट के सहारे स्थित। ध्यान दीजिए, आज का जो कर्नाटक है वो कोंकण तट, और इधर नीचे कौन है? मालाबार तट, गोवा
अब ध्यान से समझेंगे तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय कई नवाब हैं और उन नवाबों का नवाब हैदराबाद का निजाम है। इस समय एक कर्नाटक है, कर्नाटक में निजाम है कि नवाब है? नवाब है। इस नवाब को लेना देना किससे है? हैदराबाद से। बस अब बात को समझिए। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को समझना है। फ्रांसीसियों ने एक व्यक्ति को अपना हेड बना के भेजा, डुप्ले। डुप्ले को ही राजनीतिज्ञ का विधाता कहते हैं। इस समझो कि डुप्ले जो है यही इंडिया के कमजोरी और पॉलिटिक्स को देखा। डुप्ले ऐसा ऐसा काम किया कि बिजनेस कम, भारतीय राजा कौन बनेगा इसमें इंटरेस्ट जाता। एक बन जाए तो दूसरा भाई के पास जाएगा, बोलिए आपको बनना है, पूरा सेना है, हमको क्या मदद कीजिएगा, बोलिए कल देखिए उसको ठीक कर देते। अभी बिजनेस कम कर रहा है, इसी को हटा के इसको हेड बना रहा है। और यही सब कारण से वहां सबसे बड़ी दिक्कत अंग्रेज को होने लगी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी अपना हेड सेंटर मद्रास बनाया, तो अंग्रेज भी हेड मद्रास बना हुआ, इसका भी सब वही है और मिला जुला के सभी कर्नाटक का बेल्ट। अब कर्नाटक के हेड कौन होगा? अंग्रेज कह रहा है भाई कोई बने, तुम बिजनेस करो ना यार, जैसे हम कर। तो फ्रांसीसी कह रहा है कि तुम बिजनेस करो, हम राजा बनाएंगे। राजा बनेगा तो तुम जितना कमाएगा हमको एक ही बार इनाम मिल जाएगा, तो हम क्या जरूरत है झूठ का बिजनेस करेंगे। और इसी कारण अंग्रेज फ्रांसीसी भिड़ गए और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बात चल रहा है, जिसको सुनेंगे आपसे पूछा जाएगा, कई बार हल्के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कर्नाटक युद्ध संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेज और फ्रांस से कर्नाटक युद्ध कितने हुए? 3। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण भारत नहीं है, यूरोप है। यूरोप में आपको हमने बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भैंसा की लड़ाई, तो जब दोनों यूरोप में फरियागा तो इंडिया में लोग भी फरियाना शुरू कर दे। देखिएगा कि वहीं शुरू कैसे है कि कई लड़के एक ही गांव के हैं लेकिन दो गोतिया में है और दोनों में लड़ाई है, लेकिन पढ़ने एक ही जगह। फोन से खाली मालूम चला कि दोनों ही फटाफट निकले, मालूम चला छुट्टी में इधर शुरू हो गया। पूछे कारण क्या है जी? तो ठीक ही पड़ा, तो जी घर से फोन आया था कि दोनों लड़ गए हैं, तो यहाँ निकलते ही शुरू हो। बोलो कारण समझ में आ रहा है तुमको? तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ किस कर्नाटक युद्ध का कारण वहां यूरोप नहीं होकर भारतीय था? दूसरा, पहला और तीसरा का कारण यूरोप का है और स्थानीय कारण जिम्मेवार किसमें है? दूसरा। पहला तो ये बात क्लियर हो गया, कर्नाटक हमारा कहां स्थित है? जो आज का तमिलनाडु है वह उस समय का कर्नाटक। कर्नाटक में जो नवाब थे वो हैदराबाद के निजाम के अंडर में। फिर हम लोगों ने देखा कि जो पहला कर्नाटक युद्ध है और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है, इसका कारण कोई स्थानीय लोकल नहीं था, इसका कारण यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाले संघर्ष थे। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है इसका कारण स्थानीय। पहले बताइए, इतना दूर एकदम क्लियर है सबका? अब सभी लोग हमारे साथ कहानी पर ध्यान दीजिए। देखिए ये एक पहला 1742 में फ्रांस का गवर्नर बनके आया जनरल डुप्ले। आपको हम बता ही दिए कि डुप्ले का चरित्र कैसा। डुप्ले बिजनेस कम, राजनीतिक महत्वाकांक्षा ज्यादा। इसको लग रहा है कि हम राजनीति ही करें तो उसमें ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अब तुम में से कोई लड़का पढ़ने आया और मालूम चले बाढ़ में खड़ा करवाने में लगा, डेरा ले लिया और बगल वाला खड़ा हो गया ना, 50 को साथी है जिंदाबाद मुर्दाबाद, इधर कम करे उधर ज्यादा करे, तो उसका जो रूममेट है वो डांटेगा ना कि क्या नोटिंग कर रहा है, पढ़े में लोग। और वो देखेगा धीरे धीरे हम इसको जिताएंगे तो दोनों में विवाद होगा। यही डुप्ले देखो पहला कारण रह गया। तो हम लोग अभी देखिए कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कितने कर्नाटक युद्ध? 3। अब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहला कर्नाटक युद्ध। क्या इस युद्ध का कारण भारत में है? नहीं, पहला और तीसरा का कारण यूरोप में है, दूसरा पढ़ेंगे तो कारण भारत होगा। तो देखिए पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 1748 तक चला। ये डेट थोड़ा ध्यान रखना। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक का। कारण क्या है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार इसका रीजन। अब देखिए कारण तुम्हें आश्चर्य होगा, कारण का मतलब क्या है वो सुनो। कारण है कि यहां पर एक है ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में 2 देश भिड़े हुए हैं, एक फ्रांस और एक स्पेन। ऑस्ट्रिया में जनरली ध्यान दीजिए हैबसबर्ग का शासन था और जैसे ही हैबसबर्ग के राजा जब डेथ किए तो एक लेडीज है मारिया थेरेसा वहां हेड बनने वाली थी और इसके हेड बनने पर फ्रांस ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई बगल में हम हैं, ये हेड नहीं बनेंगे। और स्पेन कहा कि क्यों नहीं बनेंगे, ये तो एकदम बनेंगे। मेन युवराज स्पेन में ही बनना था, ऑस्ट्रिया के वंश का बनना था। और इसी कारण से स्पेन कह रहा है कि मेरे यहां बन रहा है तो आपको क्यों भार पड़ रहा है? ये कह रहा है भार इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि हम बगल में पड़ोसी है और इस साइड से भी ऑस्ट्रिया है, मैं नहीं चाहता दोनों साइड से ही मजबूत रहे। दूसरा किसी को बना लो, मारिया थेरेसा नहीं बनेगी। इसी पर बगल में इंग्लैंड है, जबरदस्ती एंट्री मारा स्पेन तरफ से, क्यों नहीं बनेगा, हम उसके तरफ है और एकदम बनना चाहिए। तो स्पेन की तरफ से इंग्लैंड आ गया, तो मिला जुला के इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ाई हो गई। और जब लड़ाई हो गई तो साइड इफेक्ट इंडिया में शुरू है। अब यूरोप में लड़ाई हो गया है तो फ्रांस कह रहा है कि डुप्ले की लड़ने उड़ने में नहीं रहे, शांति से रहे। इसका भारत में भी साम्राज्य था और मॉरिशस में भी साम्राज्य। तो ये सोच रहा है कि भाई बिजनेस करना, तो फ्रांस एकदम ठंडा है, कुछ नहीं कर रहा, एकदम शांत। इंग्लैंड क्या किया है? इसका एक अधिकारी है जिसका नाम है कैप्टन बर्नेट। नाम बर्नेट है वैसे ही बना हुआ भी। कैप्टन बर्नेट क्या करता है? ये अचानक फ्रांस के एक पानी वाले जहाज पर बिना मतलब हमला कर दिया, जहाज डुबा दिया, जो फ्रांसीसी सवार थे मार दिया। देखो लड़ाई है स्पेन के उत्तराधिकार ऑस्ट्रिया के हैबसबर्ग के बनने पर, मारिया थेरेसा के बनने पर। यह लड़ाई चल रही है 2 देशों में, फ्रांस और स्पेन। इंग्लैंड केवल स्पेन में समर्थन दे दिया और वो दोनों आपस में भिड़ गए। साइड इफेक्ट इंडिया में अंग्रेज अधिकारी बर्नेट दिखा दी। बर्नेट क्या किया? फ्रांसीसी जहाज को डुबा दिया तो डुप्ले फॉर्म में आ गए। उसको लग रहा है कि पता नहीं जीतेंगे कि हारेंगे, तो मॉरिशस में खबर भिजवाए कि हमारा जैसे भारत में साम्राज्य है, मॉरिशस में भी मेरा साम्राज्य है और वहां ला बुर्दने गवर्नर है। तो ला बुर्दनों को कहा लेके आओ सेना तुम भी, और हम भी इधर रहते हैं और मेरी मद्रास पे उछल रहा है, दोनों मिलकर मद्रास को एकदम हमला करेंगे। हम लोग का जहाज तोड़ दिया। अब देखो ला बुर्दने और डुप्ले ये दोनों मिल गया और बर्नेट के आक्रमण के कारण इसने मद्रास को घेरा डाला। और अंग्रेज अधिकारी उस समय गवर्नर कौन थे? मोर्स गवर्नर है। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, मद्रास के गवर्नर मोर्स हार गए और पूरा मद्रास डुप्ले और दूसरा मॉरिशस से आए ला बुर्दने वो आराम से जीत गए। अब देखो दोनों लड़ाई जो जीत गए, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट एक है सेंट थोम का युद्ध। ये कौन नदी के किनारे? अडयार नदी। ये अब देखो क्या घटना है, ये सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट घटना है। सेंट थोम और अडयार रिवर से भी पूछेगा हुआ क्या? बताओ सबसे पहले बदमाशी कौन किया? अंग्रेज अधिकारी बर्नेट। फ्रांसीसी जहाज डुबा दिया, लड़ाई चल रहा था यूरोप में, यहां डुबा दिया तो ये कहा कि तो डुबाया तो ठीक किया, मॉरिशस से बुला लिया किसको? और ला बुर्दने और डुप्ले दोनों मिलकर घेरा कहां मार दिया? मद्रास। और मद्रास को जब जीत गया तो मोर्स खबर भिजवा रहा है कर्नाटक के राजा, और राजा अनवर उद्दीन है। अनवर उद्दीन को कहा कि देखिए आपके राज्य में क्या हो रहा है। अरे हम तो उधर ना, ये पूरा सेना लेके हल्का मचाए हुए, आपको कुछ समझ नहीं रहा है। अनवर उद्दीन अपना बेटा महफूज खां को पूरा सेना लेके कहा कि जाओ और डुप्ले को हरा किया। अब देखो
को राजा स्वयं हस्तक्षेप कर अनवर उद्दीन अपना बेटा महफूज खां को भेजा और यही महफूज खां सेंट थोम का युद्ध लड़े अडयार नदी के किनारे और इस नदी के किनारे डुप्ले और इधर लाबुर्द ने ये दोनों मिलकर के राजा के बेटा अनवर उद्दीन उसके बेटा महफूज खां को ही हरा दिया। अब बताओ राजे हारा हुआ, अब बताओ मद्रास छोड़ेगा? पूरा मद्रास पे कब्जा फ्रांसीसी का हो गया। देखो अंग्रेज की स्थिति एकदम खराब। पहला कर्नाटक युद्ध जब करेंगे तो बस 3 नाम याद रखना है। एक तो कैप्टन बर्नेट, ये अंग्रेज अधिकारी है जो शुरू किया। दूसरा डुप्ले, मॉरिशस के गवर्नर बुलाया लाबुर्द ने, और लाबुर्द ने और यह दोनों मिलकर मद्रास का घेरा डाले। उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? मोर्स। मद्रास का गवर्नर कौन है? मोर्स। और मद्रास से जब वो हार गया तो अनवर उद्दीन को अंग्रेज अपना समर्थन मिला और अनवर उद्दीन अंग्रेज तरफ से हो, और अनवर उद्दीन अपना बेटा कौन है? महफूज खां को पूरा सेना लेके भेजा, लेकिन ये बेचारे खुद हार गए तो मद्रास ही नहीं छोड़ा। तब तक घटना कुछ और हुआ, और वह घटना क्या हुआ वो सुनिए। 1748 में 2 साल मद्रास उसी के कब्जा। 1748 में ये ऑस्ट्रिया के युवराज हैबसबर्ग का स्पेन में मारिया थेरेसा को बनना फ्रांस स्वीकार कर ली कि ठीक है भाई बनो, कोई बात नहीं। जब स्वीकार कर लिया तो दोनों की लड़ाई खत्म हो। अब लड़ाई खत्म हुई तो ये इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब लोग जर्मन के एक जगह है एक्सला-सैपल, जर्मनी में बैठक हो रही है इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। ये एक्सला-सैपल एक जगह है, कहां का? जर्मनी का। कब बैठक है? 1748। और वहां एक संधि हो रही है कि अब हम लोग यूरोप में शांति से रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अंग्रेज मुद्दा उठा रहा है, इंडिया में मेरा देखिए मद्रास छीना हुआ है। तो फ्रांस मुद्दा उठा रहा है, मेरा जहाज तुम्हारा बर्नेट वाला था। तो इंग्लैंड कहा कि जहाज का जो कीमत है, जो आदमी मरा है उसको मुआवजा हम देते। फ्रांस कहा तो कोई बात नहीं, हम भी एक आगे बढ़ते हैं, मद्रास आपको सौंप देते। देखो इस समय मद्रास नहीं सौंपता तो कहानी टर्न हो जाती। लेकिन यही जो देख रहे हो ना, एक्सला-सैपल की संधि, ये एक टर्निंग पॉइंट है समझो भारत। और इस संधि के द्वारा दोनों में सहमति बनती है और मद्रास फिर से अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन आएगा, पहला कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? एक्सला-सैपल की संधि। ये एक्सला-सैपल क्या है? जर्मनी का एक शहर। अब कोई लड़का एक्सला-सैपल समझता ही नहीं कि एक्सला-सैपल क्या है। तो चूंकि इंडिया का जगह नहीं है तो तुम एक्सला-सैपल कहां से नाम सुने? ये जर्मनी का जगह है जहां ये स्पेन के युवराज का मुद्दा हल होने के बाद इन लोगों ने फिर से मद्रास उसको सौंप दिया। तो देखिए 46 से 48 ये 2 साल की लड़ाई, पहला कर्नाटक युद्ध, ये बताओ बिल्कुल क्लियर है सबका। अब बारी है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। दूसरा का कारण बताओ यूरोप है कि स्थानीय? दूसरा का कारण सुन के डुप्ले पर तुमको लगेगा कि सही में बदमाश था। दूसरा का कारण सुनिए तो आपको लगेगा कि बड़ा भयंकर लड़ाई है। अब बोलो 48 में सैपला संधि हो रही और ये 49 में बदमाशी फिर शुरू। ज्यादा दिन भी नहीं लग रहा। और ये बदमाशी का कारण क्या है? तो इसका कारण स्थानीय है, यूरोप नहीं। पूछता है सब। पहला और तीसरा का कारण यूरोप है, दूसरा का कारण लोकल है। लोकल पर सुनो, अब हैदराबाद का मेन जगह, ये हैदराबाद के निजाम थे निजामुल मुल्क, उस 1748 में इनकी मृत्यु हो गई। निजामुल मुल्क तो मर गए। फिर हम लोग देखे जब निजामुल मुल्क मर गए, यहाँ का हेड कर्नाटक में कौन थे? अनवर उद्दीन। अनवर उद्दीन ही अपना बेटा भेजा था। अब यहाँ फ्रांसीसी सोच रहे हैं कि हैदराबाद में अपना आदमी निजाम बन, और फिर सोच रहे हैं कर्नाटक में भी अपना आदमी नवाब बन। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा बढ़िया से डिजाइन कर रहे हैं हैदराबाद के लिए। मुजफ्फर जंग ये निजामुल मुल्क के बेटा है, इसको कहे हेड बन। और अंग्रेज देखे कि मुजफ्फर जंग को प्रमोट कर रहा है तो मुजफ्फर जंग के पोता है नासिर जंग, इसका पोता उसी का खानदान का बनेगा तो खानदान का ही बनेगा। तो ये देखे कि बेटा का बेटा जवान है अभी, और जवान है तो थोड़ा सा एकदम टाइट हो जा रहा है। तो अंग्रेज कहे कि नासिर जंग हेड बनेगा, फ्रांसीसी कहे कि चुप रहो मुजफ्फर जंग हेड बनेगा। इधर मराठा क्या किए थे? कर्नाटक के एक बड़े योग्य सेनापति थे चंदा साहब, मराठा उसको पकड़ लिए थे और इसी समय मराठा चंदा साहब को रिलीज किया था। फ्रांसीसी लोग लिया, कहा अनवर उद्दीन तो बहुत खतरनाक आदमी, हमारे खिलाफ सेना अडयार नदी के किनारे भेज दिया। क्यों नहीं? कर्नाटक के बड़ा अच्छे व्यक्ति चंदा साहब थे, चंदे साहब को नवाब बनवाए। अब देखिए अनवर उद्दीन बेचारा हेड बना हुआ है। अंग्रेज बड़ा खुश है कि आप तो एकदम पक्ष दिए, एकदम लिए न्याय का, और ये कह रहे हैं कि तुम न्याय का पक्ष लिए तो हम हटाएंगे, चंदा साहब को हेड बनाएंगे। अब देखिए मुद्दा तो बड़ा पॉलिटिक्स वाला होगी। ये कंपनी है बेचने के लिए सामान, और ये कंपनी क्या कर रही है? हेड कौन बनेगा बैठ के? अपने महाराजा बने हुए। अब बताइए, आपको ध्यान रखना है हैदराबाद के निजाम कौन थे? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क के मरने के बाद उनके बेटा के पक्ष में कौन है? मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी, और पोता नासिर जंग इनके पक्ष में अंग्रेज। बताओ यहाँ पे कर्नाटक के हेड कौन है? अनवर उद्दीन। लेकिन फ्रांसीसी किसको बनाना चाह रहे हैं? चंदा साहब। समझो अब भूमिका कितना जबरदस्त है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1749 में अंबुर की लड़ाई होती है, और इस अंबुर की लड़ाई में अब सोचिए कि इसमें इनका बेटा का नाम क्या है? मोहम्मद अली। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच देखो मामला क्या है। अनवर उद्दीन को फ्रांसीसी हत्या कर देते हैं, और हत्या कर दिया तो अब डिक्लेयर हो गया कि अंग्रेज की तो हालत खराब होगी कि भाई मेरे ही पक्ष में था, उसी को मार दी। और अंग्रेज चंदा साहब को फ्रांसीसी हेड बना देते हैं, नवाब कर्नाटक का। और हद तो तब हुआ जब हैदराबाद के भी निजाम मुजफ्फर जंग को बना देते हैं। अब बताओ ये सब करामात किसका है? डुप्ले। डुप्ले हैदराबाद में भी मनपसंद बना दी और डुप्ले कर्नाटक में भी मनपसंद बना दिया। अब चंदा साहब को हेड बनाने के बाद अनवर उद्दीन तो मारे गए। अब अनवर उद्दीन के एक और बेटा है मोहम्मद अली। अब अंग्रेज इसी को पकड़े हुए, इसी को हेड बनवाना। अब कहानी का बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इसमें देखोगे कि इस शुरुआत फेज में बढ़त कौन ले लिया? फ्रांसीसी। लेकिन अंतिम फेज में देखोगे कि अंग्रेज चंदा साहब को भी मार देगा, इनको भी मार देगा। अब मामला ले देके एक ही हो गया कि दोनों कसके भिड़े, और दोनों भिड़ेंगे तो अब फ्रांसीसी की भयंकर हार होने वाली। और जब हार होगा तो फिर यूरोप से होगा कि भाई छोड़ दीजिए। तो यूरोप को अब इन लोग डायरेक्ट कहेंगे कि बदमाशी कौन किया? आपका आदमी। इसलिए सिर्फ एक काम कीजिए, डुप्ले को भी हटाइए, तब शांति होगा। डुप्ले इंडिया में नहीं देखना चाहते। और ध्यान दीजिए, यही डुप्ले की वापसी फ्रांसीसी की समाप्ति की ओर होगी। बात समझो, डुप्ले वापस का मतलब इंडिया में उसका सूरज अस्त होने वाला है, और तब तृतीय के साथ ही फ्रांसीसी खत्म हो जाएगा। तो अभी हम प्रथम तक आज लिखवा लेंगे, द्वितीय तृतीय के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी चलेंगे। तो जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए। ये बताओ, व्यापारिक कोठी क्लियर हो गया? पांडिचेरी, यानम, कराईकल, माहे, चंद्रनगर। फ्रांसीसी बस्ती कौन है? चंद्रनगर, मसूलीपट्टनम, सूरत। इतना क्लियर है ना सबका जी? चलिए नीचे लिख दीजिए कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। नीचे डैश लिख दो कर्नाटक। बोलो कोरोमंडल की कोंकण? कोरोमंडल लिख दीजिए। कोरोमंडल तट आधुनिक तमिलनाडु के पास स्थित था। कोरोमंडल तट आधुनिक तमिलनाडु के क्षेत्र में था। आधुनिक तमिलनाडु के क्षेत्र में था। ये मेन ध्यान में रखना है, तो कर्नाटक का मतलब उल्टा नहीं चले जाना। आधुनिक तमिलनाडु के क्षेत्र में था। चलिए नीचे डैश करके लिखो
फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। नीचे स्टार लगा के रास्ते के लिखो। पहला और तीसरा का कारण यूरोप में था। पहला और तीसरा का कारण यूरोप में था। पहला और तीसरा का कारण यूरोप में था, जबकि दूसरा का कारण स्थानीय था। कह रही राजा साहब का करता है। दूसरा का कारण स्थानीय था। दूसरा का कारण स्थानीय था। इतना थक गया। दूसरा का कारण स्थानीय था। नीचे हेडिंग दो, पहला कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध। दूसरे इंटरव्यू में ही खराब चीज है, वो बोलेगा क्वेश्चन पूछेगा तो आई, कई लोग का लक्षण भी रहता है, नहीं सुनेगा तो आई बाई का आदत लगा रखेगा, और दूसरा पूछते पूछते भड़का जब हाई मार देगा, बस ये दोनों मारे तो खत्म है, समझ ले। इसलिए लक्षण रख ठीक ठाक वाला। नीचे लिखो पहला कर्नाटक युद्ध ब्रैकेट में 1746-48। 1746-48। पहला कर्नाटक युद्ध 1746-48। बोलो पहला और तीसरा का कारण क्या होगा? यूरोप। तो नीचे डैश लिख दीजिए। कारण स्पेन में उत्तराधिकार के लिए ऑस्ट्रिया का वंश है, उत्तराधिकार बनना स्पेन में है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का वंश है हैब्सबर्ग, और वही स्पेन में बनेगा। स्पेन में उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और स्पेन के बीच संघर्ष। फ्रांस और स्पेन के बीच संघर्ष। फ्रांस और स्पेन के बीच संघर्ष। इंग्लैंड और स्पेन का पक्ष। इंग्लैंड और स्पेन के पक्ष। नीचे डैश प्रारंभ कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट ब्रैकेट में फ्रांसिस। कैप्टन बर्नेट ब्रैकेट में कर दो। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट कौन हो गए? अंग्रेज। कैप्टन बर्नेट ब्रैकेट में अंग्रेज फ्रांसीसी जहाज को डुबाकर किया। फ्रांसीसी जहाज डुबाकर किया। शुरुआत बर्नेट किया है, ध्यान रखना। फ्रांसीसी जहाज डुबाकर किया। नीचे स्टार लगा के लिख दो। डुप्ले। डुप्ले और ला बुर्दने। डुप्ले और ला बुर्दने। ला बुर्दने। ला बुर्दने कौन है? मर्सेस गवर्नर। डुप्ले और ला बुर्दने ने मद्रास घेरा, ने मद्रास अधिकार किया। मद्रास अधिकार किया। मद्रास अधिकार किया। नीचे डैश लिख दो। कर्नाटक राजा अनवरुद्दीन। कर्नाटक राजा अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन के बेटा महफूज खां। महफूज खां। महफूज खां और फ्रांसीसी के बीच, और फ्रांसीसी के बीच अडयार नदी के किनारे। फ्रांसीसी के बीच अडयार नदी के किनारे। अडयार नदी के किनारे सेंट थोम का युद्ध हुआ। सेंट थोम का युद्ध हुआ। अडयार नदी के किनारे सेंट थोम का युद्ध हुआ। सेंट थोम का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी जीते। जिसमें फ्रांसीसी जीते। नीचे डबल स्टार लगा लिखिए, डैश देखिए, लिखिए डबल स्टार लगा के 1748 में एक्सला सैपल की संधि। 1748 में एक्सला सैपल की संधि। एक्सला सैपल कहां है? जर्मन का जगह हो गया। एक्सला सैपल की संधि क्यों संधि हुआ? क्योंकि स्पेन के युवराज का मुद्दा सोल्व हो गया। मारिया थेरेसा को फ्रांस ने मान लिया कि बनेगी, इसलिए दोनों ने सहमति बना लिया। एक्सला सैपल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त। एक्सला सैपल की संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त और मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार। और मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार। मद्रास पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार। नीचे लिख दीजिए कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। यह स्पीड सही है ना जी, कि और तेज किया जाए? जैसा कहो। तो तुम लोग बोला कि लिखाते चलिए तो इसलिए है, सही है ना। अब इसमें थोड़ा ये है कि नहीं तो हमको इसमें स्पीच में अगर नहीं लिखाना रहता तो 2 सब्जेक्ट पे पूरा होता, तो कल से टाइम थोड़ा ज्यादा देने के लिए तैयार हो जा। फिर और क्या, तो आज मेरा कि 1.5 घंटे का हमारा नुकसान है, 1 घंटे से ज्यादा लगता है लेट है मैं, तो इसी कारण जो है थोड़ा सा विलंब। एक विषय और आपका बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी आज निकलता, चलो कोई बात नहीं, कल मेंटेन कर लेंगे। कर्नाटक का दूसरा युद्ध ब्रैकेट में कर लो 1749 से 54। 1749 से 54। चलिए ध्यान दीजिए, एक कर्नाटक का दूसरा युद्ध, एक कारण इसका यूरोप है कि लोकल है? लोकल। कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम कौन बनेंगे, इसके लिए दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। और तब कर्नाटक का तीसरा युद्ध, फिर कारण आएगा यूरोप, सप्तवर्षीय युद्ध, और 7 साल की लड़ाई इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस चलेगा कनाडा में अधिकार के लिए, और उससे तीसरा कर्नाटक का युद्ध हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान दें, दूसरा और तीसरा के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू होगी, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार शुरू होगा। कल का मॉडर्न का क्लास तय कर देगा कि आपका कितना बढ़िया मॉडर्न होगा। बाकी मानचित्र पर जितने जगह बनाए हैं, कल एकदम याद रहेगा ना सबको। चलिए तो कल मेन ध्यान ज्यादा देना, कल से तय होगा आपका कितना बढ़िया बेसिक होने जा रहा है। आज का क्लास आपका यहीं तक।